नमस्कार आप लोगों को। नमस्कार प्रणाम गुरुजी, प्रणाम नमस्कार। गुरुजी, प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम 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 गुरुजी। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम 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 प्रणाम। गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो चलिए आप लोग इकट्ठा हो ही गए। हाँ, हम ही अपनी फैसला बातों कर पर दिया कायम गुरुजी। नहीं रह पाते। बोला हुआ है कि महीने में एक क्लास लेंगे, तो याद भी नहीं दिलाते आप लोग, और हम किसी न किसी कारणवश व्यस्तता रहती है और भूल जाते हैं। जबकि बहुत बड़ी बात नहीं है कि घंटा डेढ़ घंटा एक महीने में एक दिन ना निकाला जाए। प्रणाम गुरुजी। तो प्रणाम प्रणाम। तो निकाला जा सकता है। हमने कहा भी है, तो राजेश गुलाटी जी आए हैं कि नहीं आए हैं क्लास में पता नहीं। गुरुजी स्ट्रेंथ 81 हो गया। स्ट्रेंथ ये कम है, ठीक है ना। ज्यादा स्ट्रेंथ होता है, होना चाहिए। तो हमारे गुरुजी स्ट्रेंथ में प्रणाम। 100 से अधिक, प्रणाम प्रणाम, 100 से अधिक स्ट्रेंथ हो ही नहीं पाएगा, इसीलिए इसी प्रणाम गुरुजी। प्रणाम दीप्ति जी, प्रणाम गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम 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 गुरुजी। अरे प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम 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 गुरुजी। गुरुजी प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम शर्मा जी। प्रणाम गुरुजी। अरे प्रणाम मोंगा जी। तो गुलाटी जी का प्रश्न आया है, अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोगों को प्रश्न जो है वो सुनाते हैं। कोई भी ग्रह कई तरीकों से पीड़ित हो सकता है, जैसे ग्रह त्रिक भावों में गया हो, त्रिक भावों के स्वामियों के साथ हो, ग्रह अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो, ग्रह पाप कत्तरी में हो। उसके बाद लिखते हैं, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि ग्रहों के अलग अलग तरीकों से पीड़ित होने पर फलित में क्या अंतर आता है। जैसे पाप कत्तरी से पीड़ित भावेश का फलित अशुभ ग्रहों से दृष्ट होने पर पीड़ित भावेश का फलित किस प्रकार से भिन्न है, और पाप कत्तरी से पीड़ित कारक का फलित अशुभ ग्रहों से दृष्ट होने पर कारक का फलित किस प्रकार से भिन्न है। ये पहला क्वेश्चन है, समझ रहे हैं आप लोग। अब आप लोगों के मन में आया होगा कि शायद ये प्रश्न हमारे मन में भी है, ठीक है ना। पढ़ाया तो हमने है ही सब चीज, ऐसा थोड़ी है कि नहीं पढ़ाया, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के मन में किसी भी तरह का प्रश्न आ जाएगा तो नोट करके रखिएगा। थोड़ी देर के बाद 15-20 मिनट के बाद हम फ्री हो जाएंगे, आप लोगों का भी प्रश्न ले लेंगे, ताकि ये जो स्पेशल क्लास होता है ना, ये होता ही है कि आपके मन में यदि कोई प्रश्न उठ गया और उसका जवाब अब नहीं मिल रहा, तो आप क्लास में आए और जवाब मिलेगा। वैसे तो कई लोगों को मेल पे जवाब मिलते रहता है, कई लोग मेल का अपना आदत बनाए हुए हैं, तो अच्छा है। जिसमें सेन जी है ना, असीम सेन जी, वो मेल करते रहते हैं। तो अब थोड़ा कम आता है, पहले तो एक दिन में उनका 10-10 मेल आता था, ठीक है ना। तो वहां पर भी जवाब मिल जाता है, लेकिन रूबरू जवाब देने में और समझने में थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये सारी घटनाएं अलग अलग हैं। त्रिक भाव में जाना अलग है और त्रिक भाव के स्वामियों के साथ होना अलग है। पाप कत्तरी में होना अलग है, पापी ग्रहों से दृष्ट होना अलग है, पापी ग्रहों के साथ होना अलग है। ये सारी घटनाएं अपने जगह पे अलग अलग, जब घटना ही अलग है, जब घटना ही अलग है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि रिजल्ट भी अलग होना चाहिए। समझ रहे हैं, जब घटना अलग है तो रिजल्ट अलग होना चाहिए। तो रिजल्ट कैसे अलग होगा, आप लोग यदि बताना चाहें। हम जैसे पूछते हैं कि कोई भी ग्रह त्रिक भाव में गया हो, त्रिक का मतलब है छठे, 8वें, 12वें,
तो छठे में गया हो उसका अलग रिजल्ट होगा, आठवें में गया हो उसका अलग रिजल्ट होगा, 12वें में गया हो उसका अलग रिजल्ट होगा। तो रिजल्ट क्या होगा, आप कैसे जवाब देंगे? कोई बोलना चाहेंगे तो सुरेश भारद्वाज जी, आप हाथ खड़े किए, आप ही बोलिए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी छठे भाव में ग्रह देखेंगे, जो अशुभ ग्रह है तो वो ठीक रिजल्ट भी दे देगा, कारक गया तो कारक भी रिजल्ट ठीक कर देगा। मंगल है मान लो छठे भाव का। और दूसरा ग्रह की स्थिति देखेंगे, आठवें में गया तो उसका रिजल्ट गुरुजी खराब ही होना है, जो उसके कारक तत्व तो उनकी कमी हो जाएगी। 12वें में उनकी भी वो व्यर्थ की चिंता है, 12वें में ज्यादा देगा। और ग्रह के हिसाब से उसमें है ना, उसके हिसाब से वो रिजल्ट करेगा। शुक्र है मान लो, तो शुक्र उसमें व्यर्थ की चिंता है पत्नी से संबंधित दे सकता है, हो सकता है। और विपुल धन से संबंधित कोई उसमें समस्याएं दे दे। आठवें में चला गया तो अचानक से विपुल धन का नाश हो जाए, या विपुल और कहीं पैसे फंस जाएं हमारे, इसी तरह गुरुजी रिजल्ट देगा। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? गुरुजी मैं बोलूं कुछ? हाँ जी शर्मा जी बोलिए। गुरुजी जैसे कोई भी जब ग्रह छठे में आ गया और वो पीड़ित हो गया, तो वो छठे भाव के रिजल्ट के साथ साथ जहाँ का वो स्वामी है वहां के भावों में कोई, मतलब जैसे वो लड़ाई झगड़ा या इस तरीके से किसी से शत्रुता इस प्रकार कर देगा। आठवें में वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा और उन्हीं भावों के रिजल्ट्स को ज्यादा खराब करेगा जहाँ का वो स्वामित्व है या जिनसे वो संबंध बनाए हुए है। इसमें उसकी जो है, हो सकता है अगर वो ज्यादा पीड़ित है और तो या राहु वाहु का ज्यादा चक्कर है, तो हो सकता है कि आयु को भी या एक्सीडेंट वगैरह भी, मतलब छठे में चोट लगेगी तो इसमें पैटर्न ज्यादा होगा। 12वें में वो नुकसान वुकसान कुछ इस तरीके से ज्यादा कराने का वो कर सकता है गुरुजी। चलिए बहुत अच्छा। गुरुजी मैं बोलूं सब? सर मैं जी बताऊं? गुप्ता जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ सब, यहाँ छठे आठवें और 12वें भाव में जो राशि होगी उसका भी असर पड़ेगा सर। हाँ वो तो असर तो पड़ेगा। उस राशि का असर प्लस जो ग्रह है उसके कारक तत्व, इन दोनों का मिलाकर के जो फल निकलेगा वो रिजल्ट मिलेगा सर, है ना सर? बिल्कुल ठीक है। सर मैं बताऊं? जी हाँ बताइए। सर मैंने जो समझाया आपको, उससे ये समझा कि जब भी कोई क्वेश्चन हो और वो जिस तरीके का क्वेश्चन हो, तो उससे उस भाव में वो कौन सा उस जगह असर दे रहा है, उस अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट मिलेगा। जैसे अगर हमने कार्य के लिए पूछा, तब वो छठा उसके लिए परिवर्तन के लिए हो गया, तो फिर वो वैसा रिजल्ट देगा। चलिए आपकी आवाज साफ नहीं पहुंच पा रही है। ऐसा कहा कि जैसा क्वेश्चन हो और जैसी परिस्थिति हो उस वक्त दशा के अनुसार, तो वो जिस क्वेश्चन को अपन देख रहे हैं उस भाव से वो कौन सा भाव पड़ रहा है, तब उसका रिजल्ट वैसा देगा ना वो तो। गुरुजी जी हाँ एक जी हाँ लाइन हम बिल्कुल ऐड करें गुरुजी, एक लाइन कर लीजिए। जैसे गुरुजी मंगल है छठे आठवें 12वें में, तीन मंगल का रिजल्ट बता देते हैं। मान लीजिए लग्नेश मंगल छठे में आ गया, मेष लग्न की पत्रिका है, मंगल छठे में आ गया, तो उसकी मूल त्रिकोण भी वहां होगी। लग्नेश आने से वो एक तो गुरुजी शत्रुहंता योग भी बना देगा, लेकिन उसको ना चोट ये बीमारी ज्यादा रहेंगी। यदि अष्टम में चला गया लग्नेश तो आयु की हानि कर देगा, और चोट चपेट दुर्घटनाएं उसको ज्यादा होती रहेंगी। इसी तरह से यदि वो 12th में चला गया तो 12th में वो 6 को भी देखेगा, तो रोग ऋण शत्रु तो उसके बढ़ेंगे गुरुजी। हो सकता है कि वो लिटिगेशन में भी उसको फंसा दे। 12th और 3rd का जो मंगल है वो 6 को देखता है, तो कई बार वो जेल में भी भेज सकता है गुरुजी। उसके जो कार्य है ना वो इस तरह के हो जाए कि शायद वो जेल में भी चला जाए। इस तरह से ग्रह के अनुसार गुरुजी इन तीनों भावों का रिजल्ट बदलता रहेगा। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी एक बात और बोलूं सर मैं? बोलिए गुप्ता जी। लग्न के स्वामी को ये सब दोष नहीं लगते ना सर?
सबको लगेगा। लगेगा सर? जी हाँ। नहीं, लेकिन लग्न का स्वामी तो इन दोषों से मुक्त माना गया है ना अपने। नहीं ना नहीं। प्रणाम गुरुजी, मैं कुछ बोलूं? जी सूर्य प्रताप जी बोलिए। कोई भी ग्रह अगर ग्रह के रूप में देखते हैं, अगर वो छठे में जाता है तो पहले हम ये देखेंगे कि शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह। अगर अशुभ ग्रह छठे में जाता है तो ग्रह के जो खुद के कारकत्व है, अशुभ ग्रह के जो कारकत्व है उनमें वृद्धि रहेगी और वो उन कारकत्वों का अशुभ फल देगा। और जो अगर शुभ ग्रह छठे में जाता है तो उसके कारकत्वों की हानि होगी। अब देखेंगे भावेश को। अगर कोई भावेश के रूप में वो ग्रह जाता है, अगर वो अपने भाव से छठे या अष्टम में है आता है तो जो है छठे में जाना जो है उसका ठीक नहीं होगा। और अगर लग्नेश छठे में जाता है तो लग्नेश का छठे में जाना ठीक नहीं, क्योंकि वो लग्नेश जो है अपने से छठा गया है। तो लेकिन अगर जैसे कि चतुर्थेश है, चतुर्थेश जो है अपने से छठा गया, चतुर्थेश अगर छठे भाव में चला गया तो जो है उसके जो है पराक्रम अपने से पराक्रम में गया, चतुर्थ से वो पराक्रम में गया। तो चतुर्थ उसके उस चतुर्थ से उसकी स्थिति ठीक है, लेकिन लग्न से जो है उस ग्रह की स्थिति ठीक नहीं। तो कई चीजों का इसमें विचार करके देखना पड़ेगा कि ग्रह शुभ है अशुभ है और कहाँ का भावेश लेके वो बैठा हुआ। सूर्य प्रताप जी, लेकिन चतुर्थेश अगर छठे में गया तो सुख की भी तो हानि होगी। सुख की हानि होगी क्योंकि 6, 8, 12 में गया उस भाव को कमजोर करता है। लेकिन जो है ये लग्न से अगर हम देखते हैं उसको तो लग्न की वजह से जो है वो कमजोर उसको मानेंगे, लेकिन जो है चतुर्थ भाव का फल जो है वो फिर भी दे देगा। जैसे अगर जो है चतुर्थेश जो है अष्टम में भी गया तो चतुर्थ भाव से जो है अष्टम भाव जो है पंचम भाव है, तो चतुर्थ भाव का वो फल तो दे देगा, लेकिन जातक को उस फल से जो है सुख नहीं प्राप्त होगा। चलिए, वेरी गुड। मनोज शर्मा जी। गुरु रुक जाओ निधि। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम जी, सबसे पहले हम देखें, जैसे कि अभी प्रताप जी ने बताया है कि ग्रह कौन है, शुभ है अशुभ है, और फिर वो काल पुरुष की पत्रिका में कहाँ का स्वामित्व रखता है, उसका नैसर्गिक गुण क्या है ग्रह का। और उसके बाद देखें कि उसकी अभी स्थान, आप कहते हैं कि स्थान स्थिति वसेन च, कि ग्रह कहाँ बैठा हुआ और किस स्थिति में है, और वह किस भाव का स्वामी है, और उसकी दूसरी राशि भी किस भाव में है, और उसकी मूल त्रिकोण राशि, विशेष रूप से वह हर ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल करता है, तो उसकी मूल त्रिकोण राशि किस भाव में है, और ग्रह शुभ है या अशुभ है। यदि वह अशुभ ग्रह है तो छठे में जाने से उसे कुछ दोष नहीं लगेगा, उसके कारकत्वों में वृद्धि हो जाएगी। पर यदि वह अष्टम में या द्वादश में चला जाता है तो उसके कारकत्वों में हानि हो जाएगी। और वह किस भाव का स्वामी है, 6, 8, 12 तीनों में जाने से उस भाव की हानि हो जाएगी जिस भाव का वो स्वामी है। उसके बाद देखेंगे ग्रह को जो दशानाथ है उससे क्या एक्सिस प्राप्त है, कि दशानाथ से क्या है, और लग्नेश से, और जिस भाव से हमें फल चाहिए उस भाव से उस ग्रह की स्थिति क्या है, षडाष्टक है या 3, 11 है, 4, 10 है, 5, 9 है, उस भाव से क्या स्थिति है, और उसे दशा, और वह ग्रह किस उम्र में आया है। ये देखेंगे दशा जो हमें प्राप्त हुई है और हमें फल चाहिए वह किस उम्र में चाहिए, तो उसके अनुसार हम ग्रहों को समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद यदि हम उसको थोड़ा और जानना चाहते हैं तो उसकी अन्य चार्टों में देख लेंगे, पर विशेष लगन से ही हमें फल प्राप्त होगा। गुरुजी, ये सब तो पाराशरी ज्योतिष के बारे में बात हो रही है, इनमें जेमिनी वाली बात तो कुछ है, या ये हम जेमिनी में भी अप्लाई करेंगे सारी चीजें? जेमिनी के लिए क्लास नहीं है। अच्छा, ओह ओके। हमारा सारा पुराना भुलवाने के लिए है, मतलब पाराशरी असाइड रखने के लिए। वो याद हो जाए सब फिर से, इसीलिए। जी जी, ओके। ओम प्रकाश कुमार जी, आपसे अपेक्षा करेंगे। सर नमस्कार। आपके माध्यम से जितने हमारे स्ट्रीम कलीग हैं इन सबों के चरण स्पर्श बहुत बहुत नमस्कार। सर आपका जो प्रश्न है मैं प्रश्न को पहले रिपीट कर देता हूं। आपने बोला है कि जो ग्रह छठे, 8वें, 12वें भाव में जाते हैं वो किस तरह से हानि करते हैं। हानि करने के कई तरीके आपने बताए,
उसमें से एक स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है आपने ये पूछा है। मैं इस क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव में डाल देता हूँ। आपने ये कहने की कोशिश किया है कि छठे, आठवें, 12वें भाव लग्न से अगर वहां जा रहा है तो हम कैसे देखें, और अदर अदर भावों से भी छठे, आठवें, 12वें में भाव जाएगा तो उसका क्या प्रभाव होगा। सर, हम ये मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी हमारे कलीग ने बोला है, सब ये बोले हैं कि लग्न से छठे, आठवें, 12वें भाव में जाने में क्या प्रभाव पड़ता है। जबकि इसका बृहद स्वरूप ये है कि किसी भी भाव से जब ग्रह छठे, आठवें, 12वें भाव में जाते हैं तो उनका परिणाम सुखद नहीं होता है, और खासकर लग्न से जाने पर इसकी स्थिति एक विशेष बन जाती है। अब इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके कई सारे कारण हैं, वो एक्सप्लेनेशन तो हम आप ही पर छोड़ेंगे क्योंकि आप इस पे स्पेशल क्लास ले रहे हैं। लेकिन जो हमारा लिमिटेड ज्ञान है उसके हिसाब से ये हम कह सकते हैं कि जब छठा से मतलब संघर्ष का होता है, आठवां से मतलब जो है भाग्य की हानि की होती है, दुर्भाग्य का होता है, परेशानी का होता है, और उसमें डिफरेंट टाइप के अलग अलग लेवल की परेशानी होती है, और 12वां भाव जो है वो कमी को दर्शाता है। अगर इसको संदर्भ में देखा जाए कि अगर लग्नेश 12वां में है तो लग्न की कमी हो जाएगी, उसमें संघर्ष, उसमें दिक्कत हो सकता है, और अलग अलग ग्रह अपने स्वरूप और अपने हिसाब से किसी न किसी चीज की कमी करते हुए नजर आएंगे। छठे भाव में हर ग्रह संघर्ष देता है। अब डिपेंड करेगा वो ग्रह अपने विशेष या साधारण गुण के हिसाब से संघर्ष देगा। उसी तरह से 8वां भाव में भी समस्या आ सकती है क्योंकि उसमें आपको सब हर तरह के जो परेशानी क्रिएट होगा, और दुर्भाग्य, जैसा मैंने कहा, भाग्य से 12वें भाव होने के कारण उसमें भाग्य की हानि मानी जाएगी। तो इन तीनों के प्रभाव के हिसाब से देखेंगे। कुछ स्पेशल गुण है कि अगर छठे भाव में कोई मैलेफिक प्लेनेट पड़े हुए हैं स्वभाव से, तो वो उस भाव की में बढ़ोतरी करते हैं। अपना जो स्वाभाविक गुण है उसके कारण उसका एक स्पेशल ट्रीटमेंट होता है। लेकिन समराइज यही किया जाए, और एक और इसमें स्पेशल चीज जो आपने बताया है वो ये है कि किसी भी भाव से हो सकता है वो छठे, आठवें में ना हो, तो उस भाव का से अगर मान लिया जाए कि वो केंद्र में आ जाता है या त्रिकोण में आ जाता है, तो उस पर्टिकुलर भाव के कारण हो सकता है अच्छा प्रभाव देने में सक्षम रहे छठे, आठवें, 12वें में बैठने के बावजूद भी। लेकिन अल्टीमेटली तो लग्न पे ही आता है, सब कुछ हम ही अनुभव करते हैं, मेरा शरीर अनुभव करता है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो लग्न से छठे, आठवें, 12वें भाव में है तो उस तथाकथित भाव में बढ़ोतरी होने के बाद भी हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उससे खुश नजर नहीं आएंगे, उससे परेशानी हमारी मेंटेन रहेगी, उससे संतुष्टि लेवल नहीं मिलेगा। इसलिए बृहद भाव में कहा गया कि छठे, आठवें, 12वें में गया हुआ ग्रह कहीं न कहीं से व्यक्ति को प्रभावित करता है। नमस्कार सर। गुरुजी, मैं कुछ ऐड करूं इसमें क्या? जी कर लीजिए। गुरुजी, मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा सा डिविएट हो गए हैं। प्रश्न शायद गुलाटी जी का ये था ही नहीं। गुलाटी जी का जो प्रश्न आपने शुरुआत में रखा वो ये था कि ग्रह अगर अलग अलग तरीके से पीड़ित होता है तो उसका प्रभाव क्या अलग अलग हमारे ऊपर पड़ता है, अगर मैं सही समझ पा रहा था आपका प्रश्न। हाँ ठीक है, बाकी आप उसको आप लोग बोलते रहे। मैं तो ये भी देखना चाहता हूँ ना कि आप लोग कहाँ तक पहुंचे हैं। जी जी जी, फिर तो ठीक है सर। बस सर यही ऐड करना था सर कि मुझे लग रहा था हम डिविएट हो गए हैं गुलाटी जी के प्रश्न से। हाँ, ठीक है सर, ठीक है। धन्यवाद सर। राकेश मोहन जी। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम। एक्चुअली मैं भी जो ओम प्रकाश जी ने बताया डेफिनेशन, उसी के हिसाब से मैं सोच रहा था। तो उसमें जैसे छठा भाव जो है वो उपचय भाव भी है, तो उसमें क्या है कि जो भी ग्रह होगा वो मतलब हानि करने के साथ साथ में प्रेरणा भी देगा कि हम उसको ओवरकम करके और अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। जब आठवें भाव में आएगा तो उसमें सिविरिटी थोड़ी बढ़ जाएगी और आकस्मिकता भी बढ़ जाएगी उसकी। तो मतलब यानी कि अचानक चीज होगी और उसकी मतलब इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा रहेगी। और 12वें भाव में जाकर के आदमी सरेंडर कर देता है, मतलब यानी कि वो फाइट नहीं कर पाएगा उसको, और उसको मतलब सरेंडर करना पड़ेगा उसके आगे जो भी उसके कार्य पर सब मतलब उनको सहने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। इस तरह से मैं समझाऊं गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। आर सुब्रमण्यम जी, संक्षेप में आप आंसर देना है। थोड़ा ये इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके मैं बताता हूँ। एक्चुअली मेन क्वेश्चन क्या है, 6, 8, 12 भाव के बारे में आपने पूछा था। सो वो भाव में प्लैनेट वाइज वो बैठा था, वो क्या रिजल्ट दे देगा, इट्स अ डिफरेंट इश्यू, क्योंकि अभी पूरा हम बता नहीं कर सकते हैं।
जस्ट सिंपल मैं क्या बोलना चाहता हूँ, 6, 8, 12 दुर्स्थान है, बट फिर भी वो भी हमारा ह्यूमन लाइफ में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 6, 8, 12 का भाव का फल भी हमको तो चाहिए। अभी ये फल का हम कैसा डिफरेंशिएट करना है, पहले 6, 8, 12 सुबत्व होना चाहिए, बहुत सुबत्व होना चाहिए। इन द सेंस मीन्स ये शुभ ग्रह बाहर से इनको दृष्टि वो दे रहे हैं, ऐसा हुआ तो देन इनका सुबह दैट मीन्स डिग्री वाइज वो देखने के समय में सुबह तो उनका कितना वो इनका वो बल मिलता है, उसकी तरह वहां बैठने का वो क्या है, वो स्थान का कारक रूप में बेनिफिट का फल दे देगा। सेम टाइम इवन शुभ ग्रह भी वहां बैठा तो मैलविक ग्रह का दृष्टि मिला तो दैट शुभ ग्रह वो इनका शुभ फलन वो दे नहीं सकते हैं विदाउट दृष्टि, वो मैलेफिक प्लैनेट का दृष्टि नहीं हुआ तो भी यहाँ बैठा तो इनका कारवत में थोड़ा वो बिगड़ेगा, बट फिर भी बीइंग ये शुभ ग्रह दैट इट विल गिव थोड़ा बेनिफिक रिजल्ट वो दे देगा, ज्यादा बिगड़ेगा नहीं। बट ऑन द सेम टाइम मैलेफिक प्लैनेट वहां बैठे तो वो हमको बहुत ज्यादा हानि दे देगा। उसमें दूसरा वो डिफरेंस भी है, 6 प्लैनेट्स 8 में बैठा तो और 12 में बैठा तो देन राजयोग बन जाएगा। सो उसकी वजह से वो क्या है, हमारा लाइफ में 12th भाव है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा मैरिज लाइफ के लिए भी है, और फॉरेन जाना है कोई भी है वो उसके लिए 12th भाव बहुत हमको रिकवर्ड है। लाइक वाइज 8th भाव ले लिया तो आयुष का भाव है, एंड हमका तो दैट अनएक्सपेक्टेड हमको इनकम मिलना चाहिए, उसके लिए 8th भाव भी चाहिए। 6th भाव ले लिया तो देन इट इज टॉकिंग अबाउट आवर फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वगैरह, उसके लिए वो भी चाहिए, एंड एनिमी वगैरह वहां से दूर जाने के लिए वो भाव का सहायता भी चाहिए। वो क्या है, मेन थिंग क्या है, उसमें कोई भी प्लैनेट नहीं हो तो अच्छा है, आया तो वो तीनों भाव सुबत्व होना चाहिए, सुबत्व हो गए तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड मेरा तरफ से मैं कितना ले, इवन अष्टवर्ग में भी क्या है, एक्सेप्टिंग एट्थ भाव 6 एंड 12 में अष्टवर्ग का तो फरल वो क्या है, थोड़ा कम होना चाहिए एक्सेप्टिंग 8th। बाकी में 8th में थोड़ा दैट मीन्स अराउंड 27 25 तक आया तो बहुत इनका बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, ये अष्टवर्ग के बारे में। बाकी मेरा ये सिंपल बात वही है, 6, 8, 12 हमारा लाइफ में चाहिए, सुबह तो होना चाहिए। मालिफिक हुआ तो इट विल गिव ए वेरी बैड रिजल्ट, सुबह तो हुआ तो हमको तो कितना बेनिफिट मिलेगा वो पूरा हमको मिलेगा। कितना ही गुड। वेरी गुड। रवि कुमार जी। सर सबको प्रणाम। सर संक्षिप्त में बताता हूँ, दो चीजें जो मुझे समझ में आई है। कोई भी ग्रह 6, 8, 12 में जाता है तो वो जिस भाव का स्वामी है उसके जो सिग्निफिकेशंस हैं उसका नाश होता है या उसको हानि पहुंचती है, एक तो ये। दूसरा, अगर कोई शुभ ग्रह अशुभ ग्रह जो भी है वो अगर 6, 8, 12 में जाता है, उस अगर शुभ है तो उसके कारकों का नुकसान, जो उसके कारकत्व है उसका नुकसान होगा। अब जैसे गुरु अगर 6, 8, 12 में गया, 6, 8 में या वैसे गया तो जैसे धन की हानि हो सकती है या संतति की हानि हो सकती है, उस तरह से हम समझेंगे। अगर शनि या कोई अशुभ ग्रह 6, 8, 12 में गए तो उनके अशुभ प्रभाव जो है वो बढ़ेंगे, और वो जो 6, 8, 12 के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं उससे वो फाइट करने का या मतलब उससे लड़ने की शक्ति प्रदान करेंगे। सर ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। वेरी गुड। भारतीय अनेजा संक्षेप में बोलना है। गुरुजी सादर प्रणाम। गुरुजी मेरे 3-4 पॉइंट है। पहली बात तो जहाँ का वो स्वामी होगा, जो भी ग्रह है, वो अगर 6, 8, 12 में जा रहा है, जहाँ का वो भावेश है, तो वहां का वो प्रभाव लेगा और जहां जाएगा वहां का वो फल करेगा। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है कि अगर शुभ ग्रह है और वो 6, 8, 12 में जा रहा है,
तो ग्रह के कार्यकत्वों में कमी होगी परंतु भाव के फल बढ़ जाएंगे। उसी के अनुसार उसके विपरीत यदि अशुभ ग्रह है और वो 6, 8, 12 में गया तो ग्रह के कारकत्वों में वृद्धि होगी, भाव के फलों में कमी होगी। दूसरी बात, कोई भी कभी भी हमें कोई भी चीज देखनी है तो हमें दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना होगा कि वो लग्न से, क्योंकि 6, 8, 12 हर स्थिति में खराब है। अगर लग्न से भी देखना है और जिससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, जिस भाव से रिलेटेड क्वेश्चन है उससे भी देखना है, तो हमें दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखने पड़ेंगे कि वो लग्न से क्या कहाँ है और जिस भाव से संबंधित प्रश्न है वहां से कहाँ है। जैसे एक एग्जाम्पल है गुरुजी, कि सपोज करो वृश्चिक लग्न की कुंडली है और गुरु अष्टम भाव में है, तो वो अपने धन भाव को देख रहा है, अपनी मूल त्रिकोण राशि को देख रहा है, तो डेफिनेटली उसकी दृष्टि हमेशा शुभ होगी, तो धन में तो वो वृद्धि करेगा, लेकिन वो अष्टम का भी फल करेगा। यानी कि हो सकता है कि वो उसके पास धन आ जाए लेकिन चोट चपेट दुर्घटना लग जाए या कुछ एक्सीडेंट हो जाए, तो उसको अष्टम का फल भी करना पड़ेगा और उसकी शुभ दृष्टि होने के कारण उसको धन भी देना पड़ेगा। तो गुरुजी मैं इस तरह से बता पाई। अनीता शर्मा जी। सर अगर किसी भी भाव का स्वामी छठे भाव में आता है तो कहीं ना कहीं परेशानियां संघर्ष तो देगा ही देगा, ऐसा मेरी समझ है। चाहे वो लग्नेश ही क्यों ना, जैसे कि वृश्चिक लगन में अगर मंगल भी छठे भाव में आ जाता है जो उसकी मूल त्रिकोण राशि है, तो वहां पर भी उसको प्रॉब्लम्स आएंगी स्वास्थ्य से संबंधित, संघर्ष से संबंधित। वो अलग बात है कि उससे, क्योंकि यहाँ पर वो अपने ही भाव में आ गया, अपनी ही राशि में आ गया, तो वो बली हो गया और उन चीजों से निकल जाएगा, लेकिन उसे एक बार तो सामना करना ही पड़ेगा। ऐसे ही अगर मेष लगन में अष्टम में मंगल आ जाता मान लीजिए, जो कि स्वयं की राशि होते हुए भी, यहाँ पर भी हम वो लग्नेश की स्थिति से अच्छा नहीं कहेंगे, लेकिन अष्टमेश है, अन्य कोई वो जो दुर्घटना चोट इत्यादि उसका स्वभाव है वो जरूर देगा अष्टम के प्रभाव से। इसी तरीके से कोई भी ग्रह, अन्य ग्रह भी हो, चाहे अन्य राशि कोई भी हो और ग्रह अन्य भी हो, जैसे अगर 12th में भी जाएगा तो कहीं ना कहीं अपने जिस भाव का वो भावेश होगा उसके कार्य तत्वों में यानी कि शुभ फलों में व्यय करेगा। और बात कही जरूरत की कि अब छठे, आठवें, 12वें भाव की जरूरत तो हमें पड़ेगी, क्योंकि संघर्ष हमें चाहिए। अगर जीवन में संघर्ष नहीं होगा तो हम आलसी हो जाएंगे, कार्य को कर नहीं पाएंगे, और कहीं ना कहीं चीजें जीवन में अर्थात संघर्ष भी जरूरी है था। और रही अचानक से चीजें भी जीवन में कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मोक्ष जो 12th हाउस देता है वो भी हमारे जीवन के लिए जरूरी है। हर किसी की एक इच्छा मोक्ष की भी हमेशा ही होती है। तो सर बस इतना ही 6, 8, 12 से। सुदर्शन कोटा जी। जी प्रणाम। जी ये हम जो है त्रिक भावों का भाव बल और भाव फल दोनों देखेंगे। तो ये भाव चिंता के रूल्स लगाएंगे, मतलब उस भाव की हानि कितनी हुई है, मतलब उस पर्टिकुलर त्रिक भाव 6, 8 या 12 से 6, 8 और 12 देखेंगे। उसमें अगर कोई ग्रह नहीं है या शुभ ग्रह है तो ठीक है, अशुभ ग्रह है तो परेशानी ज्यादा है। उस भाव से 3, 6 और 11 में अशुभ ग्रह हैं तो ठीक है, और अगर उसके केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह हैं तो फल जो है उतना बुरा नहीं आएगा। तो भाव की हानि कितनी हुई है ये भी हमें देखना है भाव फल के लिए। ये मुझे ऐड करना था। गुरु जी मैं बताऊं साहब? 1 मिनट रुक जाइए। सुरेश भारद्वाज जी पहले हाथ उठाए हैं, उनका हाथ नीचे हो जाए फिर हम आपसे पूछते हैं। सुदर्शन जी आप हाथ नीचे कर दीजिए। हाँ, अब कौन बोल रहे थे? तो सुधीर बोल रहा हूँ सर। जी सुधीर जी बोलिए। सर मेरा गुरु जी मेरा मानना है कि अगर 6, 8, 12 में कोई ग्रह जाता है तो अगर हम उस कारक के रूप में देखें तो उस कारक के तौर पर जो फल देता है उसकी कमी होगी। ग्रह के तौर पर भी उसकी कमी ही होगी सर उसके फलों में सर। और भावेश के तौर पे 6, 8, 12 में जाना कुल मिलाकर सर कारक के तौर पर कमी ही देगा सर। अब अगर 8वें भाव में या छठे भाव में अगर जिस
जिस स्थान का जिस ग्रह को कारक एक्सेप्ट करते हैं ना सर, उस कारक के तौर पर तो फिर भी वो परिणाम अच्छा दे देगा, लेकिन एज ए ग्रह तो वो बेसिकली कम ही देगा सर। चलिए ठीक, और किन्हीं को कुछ कहना है? चलिए नहीं, तो सब लोगों को कहेंगे कि जिनके जिनके पास डेटाबेस, मतलब वो डेटाबेस कहते हैं कि नहीं, नेटवर्क, नेट ब्रॉडबैंड अच्छा है, वो लोग अपना वीडियो ऑन कर लें, ताकि हम पिछले क्लास से आप लोगों को देखने के लिए भी तरसते हैं, तो आप लोगों को देख भी सकें कि कौन कौन हमारे आए हुए हैं। सभी लोगों को तो नाम से जानते हैं, लेकिन चेहरे से जब देखेंगे तब पहचान पाएंगे। तो जिनका जिनका अच्छा है, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग अपना अपना ऑन कर लें। गुरुजी, निरुपमा शर्मा जी का माइक ऑन है, छवि बार बार दिखा रहा है। हाँ, और आप लोग म्यूट कर लीजिए। ये तो तय है कि छठा, आठवां और 12वां स्थान त्रिक स्थान, दुख स्थान है, इसको अच्छा बोला नहीं जाना चाहिए। पहला तो ये एकदम से मानिए। कंडीशनल अच्छा होता है, परिस्थिति बस अच्छा होता है, वो परिस्थिति क्या होता है वो हम लोगों को समझने की जरूरत है। तो पहले क्या है कि छठा, आठवां, 12वां ये तीन स्थान जो है त्रिक स्थान है, और तीनों अलग अलग प्रकार से कष्ट देता है। ये हो गया छठा, ये आप लोग जान रहे हैं, ये आठवां और ये 12वां, ये आप लोग जान रहे हैं। थोड़ा सा हम मोटा कर दे रहे हैं, और कुछ नहीं। लग्नेश छठे में जातक बीमार हो सकता है। एकदम पहले जनरल बात समझिएगा, एकदम दो दो उदाहरण देंगे फिर हट जाएंगे। द्वितीय छठे में परिवार के सदस्य में स्वास्थ्य की परेशानी हो सकती है। तृतीय छठे में भाई को स्वास्थ्य की परेशानी हो सकती है, ये हमको यही दिखेगा। चतुर्थ छठे में माता को भी स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। पंचमे छठे में संतान को भी स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। पहला इस तरह से देखेंगे, अब इसके दूसरे पहलू को भी ले सकते हैं। नौवें छठे में पिता के साथ शत्रुता रख सकते हैं। 10वें छठे में कार्य क्षेत्र के लिए यह जरूर अच्छा कहेंगे, लेकिन कार्य क्षेत्र में लोगों से हम शत्रुता रख सकते हैं। 11वें छठे में अपने बड़े भाई के साथ शत्रुता रख सकते हैं। तो ये तो जनरल सोच है, ये आप सभी लोग हमसे ज्यादा सोच सकते हैं, और सबने अच्छा बोला है। हम यही कहेंगे कि आप लोग अच्छा सीख करके आए हैं, और जो अच्छा सीखते हैं वो क्लास में जरूर आते हैं। अब क्या होता है कि कोई छठे में है, कोई छठे में है, तृतीय छठे में माना, वह कोई लगन बना देते हैं। अब हम कह सकते हैं कि भाई बीमार हो सकता है, या ये भी कह सकते हैं कि आपको भाई से शत्रुता प्राप्त होगी। समझ रहे हैं ना? रिलेशन इसका और इसका बन रहा है, और रिजल्ट इसको मिलेगा। रिजल्ट तो इस दोनों को आपस में तो जो मिल रहा है वो मिलेगा, लेकिन रिलेशन इसका बन रहा है, रिजल्ट इसको मिलेगा, लगन को मिलेगा। ये हमेशा से आप लोग मान करके चलिएगा। तो लगन को जो रिजल्ट मिलेगा ना, वो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब हम क्या कहते हैं, दोनों जगहों से पत्रिका को देखने की जरूरत है। पहला लग्न से, इसका मतलब है कि जातक उस संवाद से, उस व्यवस्था से, उस स्थिति से सुखी है या नहीं है। तो कोई भी ग्रह छठे में आएगा उससे जातक सुखी नहीं हो सकता। कोई भी ग्रह 8वें में आएगा उससे जातक प्रसन्न नहीं हो सकता। कोई भी ग्रह 12वें में जाएगा, उस ग्रह के कार्य एक्टिविटी से वो जातक प्रसन्न नहीं हो सकता। ये एकदम
दिमाग के अंदर इस बात को पहले एकदम बिठा लीजिए, तो फिर परेशानी हो सकती है क्या? परेशानी अलग चीज है और प्रसन्नता अलग चीज है, समझ रहे हैं ना? हमने अभी प्रसन्नता की बात की है। अब क्या है कि तृतीयेश यहाँ है, जातक प्रसन्न नहीं है, लेकिन तीसरे वाले जो हमारे भाई के विषय में पूछा जा रहा है, तो अब तीसरे को जब लगन बनाएंगे तो ये यहाँ से चौथा आएगा, इसका मतलब है कि उसको यहाँ से सुख प्राप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसको। लेकिन हमको क्या दिखाई देगा कि भाई सुखी होगा लेकिन रोगी होगा, जिसकी वजह से हमको परेशानी होगी। हम इस तरह से संवाद को मिला करके बोलेंगे। अब छठे में है, मतलब साधारण, हम तो बड़ी बात बोलते ही नहीं, बड़ी बात तो एपीए में जितना होता है बताते ही रहते हैं। अब ये छठे में है तो हम रोग ऋण की बात करेंगे, शत्रु की बात करेंगे, स्ट्रगल की बात करेंगे। आठवें में जाएंगे तो मीनिंग ही बदल जाता है। आठवें में चोट चपेट दुर्घटना इसकी बात करने लगेंगे। तो अगर कोई भी अगर यही तृतीय अष्टम में चला गया, अब ये यहां से सीधा अष्टम में चला गया, तो भाई दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, क्योंकि तृतीय अष्टम में है। तो आप लोगों के मन में होगा कि पराक्रम के लिए क्या जवाब देना होगा सर, कि भाई के लिए तो जवाब दे दिए, पराक्रम के लिए क्या जवाब देंगे? तो आपको अपने पराक्रम के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तृतीय अष्टम में आ गया, तो अब ये इस स्थान से तो अष्टम में है, इस स्थान से भी अच्छा नहीं है ना, छठा है। तो यहाँ पे कई लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रश्न का उत्तर दिया, लेकिन यहाँ हर उत्तर किसको चाहिए? लग्न को चाहिए। तो हमको हमेशा लग्न को दिमाग में रखते हुए प्रश्नों का उत्तर देना है। क्लियर हो गया? अब इसकी दशा आएगी तो भाई का दुर्घटना होगा कि नहीं होगा ये तो नहीं पता, लेकिन जातक दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, इसका रिजल्ट ये होगा। अगर यहाँ पे तृतीय बैठा तो भाई का एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा ये तो पता नहीं, लेकिन ये जातक का एक्सीडेंट हो सकता है, ये क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ग्रह अपने प्लेसमेंट से अपने भाव का रिजल्ट नहीं करेगा। हम आप लोगों को बताए हुए हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। कहेगा भाव का रिजल्ट क्यों नहीं करेगा? तो हम ही तो बताए हैं कि जो भाव में होगा वो रिजल्ट करेगा, जो भाव को देखेगा वो रिजल्ट करेगा। कोई भाव में होगा, नहीं होगा, नहीं दृष्टि होगी तब वो रिजल्ट करेगा। तो यहाँ तीसरे नंबर पे जा करके ना भावेश भाव का रिजल्ट करता है। इसीलिए यहाँ बैठा ग्रह पहले रिजल्ट किसको दे देगा? इसको दे देगा, लग्न को रिजल्ट दे देगा। तो इसीलिए प्रभाव किसको चला जाता है? तो लग्न को चला जाता है। इसका रिजल्ट करेगा कि नहीं करेगा ये गारंटी नहीं है। ये क्लियर हो गया आप लोगों के दिमाग में? इसीलिए हमेशा ये क्या होता है ना कि हम इतना चीज पढ़ लेते हैं और सुनना बंद कर दीजिए। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो का बाजार लगा हुआ है, किताब पढ़ लीजिए। उससे अच्छा हम जो आप लोगों को बताते हैं उससे अच्छा है कि किताब पढ़ लीजिए, क्योंकि वो मति भ्रम होगा। कोई हमारे जैसा ही बता रहा होगा, लेकिन वहां कहीं जाकर के आपको फाइन ट्यून कर देगा कि आप उसकी बात समझ लीजिएगा और हम जो बताएं वो भूल जाइएगा। तो इसीलिए कोई भी ग्रह जब छठे, आठवें, 12वें में जाता है तो वो सबसे पहले जिसकी पत्रिका है उसको प्रभावित करता है। हमको भाई के विषय में पूछा जाएगा तो बताएंगे, लेकिन जब मेरे विषय में पूछा जा रहा है तो छठे में जो ग्रह स्थित है वो हमारे लिए ऋण रोग और शत्रु का इंतजाम कर सकता है। आठवें में जो ग्रह स्थित है वो हमारे लिए चोट चपेट का इंतजाम कर सकता है। 12वें में जो स्थित ग्रह वो व्यर्थ की चिंता हमारे लिए ला सकता है, हमारे जीवन में कमियां ला सकता है।
वो किस भाव का स्वामी है ये दूसरे पहलू में आएगा, और उसका वो फल करेगा ये तीसरे नंबर पे आएगा। तो यही तृतीय छठे में था तो हमको रोक दे सकता था, यही तृतीय अष्टम में है तो हमको चोट दे सकता है, यही तृतीय 12वें में है तो हमको व्यर्थ की चिंता दे सकता है, हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में कमी दे सकता है, अभाव दे सकता है। 12वां स्थान अभाव सूचक, हानि सूचक। तो हम लोग जो दुनिया की बात कर लेंगे, लेकिन पहले बात किसकी करनी है? जिसकी पत्रिका देख रहे हैं उसकी करनी है। उसका भाई का क्या होगा, तीसरे का क्या होगा, पांचवें का क्या होगा, चिंता छोड़ दीजिए। पहले ये देखिए कि जिस ग्रह की, और कब देखा जाएगा, दशांतर दशा में देखा जाएगा ना, वो बाद में समझिएगा। जिस ग्रह को देखना चाहते हैं वो डायरेक्ट इम्पैक्ट लग्न के ऊपर क्या दे रहा है, लग्नेश को क्या रिजल्ट करके देगा। अगर भाई के लिए प्रश्न आएगा तो भाई वाले को लग्न बना दीजिए, डाल दीजिए सीधा लगन में तीसरे स्थान को, डाल दीजिए मंगल को लगन में, डाल दीजिए मंगल से तीसरे को लगन में, फिर बताइए, चाव से बताइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये वाला गलती अब हमको नहीं लगता कि आप लोगों से दोबारा होगा। हमेशा से इसी तरह से सोचना है कि सारा रिजल्ट जातक को डालना है, जातक को प्राप्त होना है। इसीलिए ग्रह तृतीयेश है, छठे में अष्टमेश है, वो तीसरे की हानि करेगा, ये सब आप जानते हैं। अगर ग्रह के रूप में है, अशुभ ग्रह है, तो उसके वृद्धि होंगे, ये भी आप जानते हैं। ये सब सही है, ये कोई भी चीज गलत नहीं है। लेकिन जो सवाल है ना वो बड़ा गूढ़ सवाल है, और बड़ा अच्छा अध्ययन करते थे। गुलाटी जी क्लास में शायद आए हैं कि नहीं आए हैं पता नहीं, नंबर 100 हो गया, कुछ लोग बाहर भी होंगे। हाँ, आज ऐसा लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि 100 से ज्यादा तो अंदर आ ही नहीं सकते। तो मुझे बधाई हो। हाँ, बधाई हो साहब। ना आप लोगों को मुबारकबाद है कि आप लोगों ने समय निकाला। धन्यवाद धन्यवाद। तो अब क्या है कि तृतीय अष्टम में है तो तीसरे का हानि भी बताएंगे, तृतीय छठे में है तो भी तीसरे का हानि बताएंगे। भावेश के रूप में कोई भी भावेश छठे, 8वें, 12वें में है तो उसका भी हानि जरूर बताएंगे, लेकिन उसके हानि को बताने के साथ साथ भाव बल और भाव फल को हम लोगों को देखना है, फिर वो तीसरा तरीका अप्लाई करना है। ऐसे जो मिक्स करते रहते हैं ना, वो बहुत अच्छा तरीका नहीं है। क्लियर हुआ आप लोगों को? थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा। सर अब क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नहीं है। अब आप पहले क्वेश्चन ले लिए, अब आप लोगों के लाभ के लिए हमारा बोलना ज्यादा जरूरी है, ठीक है? तो इसीलिए आए हैं, तो आपका आपके समय का सदुपयोग हो, इसीलिए हमको बोलने दीजिए। हमको क्लास से ये पता करना था कि हमको देना क्या है, इसीलिए आप लोगों से पूछा है कि कहाँ कहाँ आप लोगों को और फिल्टर करने की जरूरत है। अभी इसमें बहुत कुछ हमको बोलना बाकी है। तो तृतीय चतुर्थ में आया, क्षमा चाहेंगे, छठे में आया, तो पहले नंबर पे उस भावेश के लिए अच्छा नहीं हुआ। क्लियर हो गया? तो भावेश के लिए अच्छा नहीं हुआ, और भाव, भावेश और कारक, यही 3 चीज लिखते हैं ना हम भाव बल के लिए। तो भावेश अच्छा नहीं हुआ। अब जब व्यक्तिगत रिजल्ट ढूंढेंगे ना, बहुत करीब पहुंचना है हमको, तब इसको और बारीकी से देखेंगे कि जरा काउंटिंग कर लें कितना खराब हुआ। तो पहले दृष्टिया में तो छठे में जाता है तो स्ट्रगल दिखाता है, संघर्ष दिखाता है, रोग ऋण शत्रु दिखाता है, ये सब बात उसको प्राप्त हो सकता है। लेकिन क्या इसके बावजूद भी और कुछ प्राप्त हो सकता है? तो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, नहीं, इसके बावजूद भी वो सुखी रहेगा, ऐसा हम अपना विचार बना लेते हैं। क्लियर हो गया? लेकिन क्या भावेश रिजल्ट ही नहीं करना उसको उस भाव का?
वो तो बल बता करके छोड़ देगा। फल के लिए तो आपको किसी दूसरे का इंतजार करना है। अगर भावेश केंद्र त्रिकोण लाभ स्थान में हो तो ज्यादा अच्छा, यही कहते हैं ना। अच्छा ना, 6, 8, 12 दो स्थानों से देखना चाहिए। जो अभी जिनका कोर्स पूरा नहीं हुआ है उनके लिए थोड़ा कमी भी होगा, जिनका हो गया है अलग से। लग्न से भी देखना चाहिए और सप्तम से भी देखना चाहिए। तो सप्तम से 6, 8, 12 क्या हो जाएगा? 6, 8, ये और ये, अर्थात ये दूसरा, छठा, 8वां, 12वां, यही तो मारक में पढ़ाते हैं और यही खतरनाक भाव है। और उसी में हम कहते हैं कि इसमें यदि 6, 8, 12 पढ़ रहा हो, इसमें यदि 6, 8, 12 पढ़ रहा हो तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी यदि षडाष्टक में बैठा ग्रह हो तो हम लोग उसको ध्यान से देखेंगे। तो त्रिक भाव में गया, सिर्फ प्रश्न बहुत आसान था, लेकिन प्रश्न को अगर ज्योतिष के कॉन्टेस्ट में देखना है तो पूरे 12 भाव के कॉन्टेस्ट में देखना होगा ना हमको, कि त्रिक में गया कौन। अब सुब्रमण्यम जी ने कहा कि शुभत्व इस भाव को ज्यादा जरूरत है। 5 किलो राशन किसको जरूरी है? जो गरीब है उसको जरूरी है ना। ये तो पहले से बिगड़ा पड़ा है। समझ लीजिए, पाकिस्तान है, चाइना है, ऐसे ही कंट्री है हमारे पत्रिका के लिए। उसके ऊपर जितना शुभत्व रहेगा, जितना प्यार से बात करेंगे तो हो सकता है कंट्रोल रहे, और भड़का देंगे तो आग भड़क जाएगा, युद्ध हो जाएगा तो हमारा भी नुकसान कर जाएगा। तो छठा, 8वां, 12वां यदि शुभ प्रभाव में हो और ग्रह के जाने से नहीं, उसकी दृष्टि से जाएगा तो अपना भी तो डब्बा गोल कर जाएगा ना, उसके दृष्टि से शुभ प्रभाव में हो तो वो बहुत अच्छा होता है। और हम तो कहते हैं कि दूसरा, छठा, 8वां, 12वां यदि बिल्कुल खाली हो तो इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता किसी के भी पत्रिका में। दूसरा, छठा, 8वां, 12वां खाली है, उसको बोलिए दुख है तो सह लो, कल सुख हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा उसको। समझ रहे हैं ना? आज दुख हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, कल सुख हो जाएगा। तो छठा, 8वां, 12वां क्योंकि भटक जाते हैं, हम खुद भी भटकते हैं, बोलने के क्रम में हम खुद भी अपने सब्जेक्ट से भटक सकते हैं, तो आप लोग भटकते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो शुभ प्रभाव होना ही चाहिए। शुभ प्रभाव होने से क्या होगा कि उसके जो बुरे परिणाम है ना, वो परिणाम आने की संभावना कम होगी, और उसके जो शुभ परिणाम है ना, वो परिणाम आने की संभावना अधिक होगी। बहुत अभी तो इसी पे कई क्वेश्चंस जो है ना, तीसरा, छठा, 8वां, 12वां पे रोज मेल पे जवाब देते हैं, पर्सनल क्लास, वो क्या कहते हैं, लाइव क्लास में जवाब देते हैं, लेकिन आदमी समझने के लिए तैयार नहीं बैठा। आप लोगों को भी कुछ समय लगेगा। तो सबसे पहले त्रिक भाव को हम लोगों ने समझ लिया कि अलग अलग भावों में जाएगा तो अलग अलग रिजल्ट देंगे, और वो सारा रिजल्ट सबसे पहले लगन को दे देंगे। ये तुम्हारी पत्रिका है, ये रिजल्ट तुम पकड़ भैया, ये तुम्हारे लिए यही रिजल्ट होगा। अब जिस भाव का स्वामी है उस भाव से क्या देखते हैं, उसके रिजल्ट के लिए उसको लगन में डाल करके देखेंगे। ये फल दीपिका में भी लिखा हुआ है और बृहत होरा पराशर में भी इसका चर्चा किया गया है, वो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन हमारा चतुर्थ त्रिक में चला गया तो हमारे सुख में कमी हो जाएगी। माता का तो तीसरे में गया, उसको अच्छा, उसका पराक्रम बढ़ जाएगा, लेकिन हमारा सुखे से छठे में गया, हमारे व्यक्तिगत सुख की हानि होगी। हमारा पंचमे छठे में गया, हमारे संतान की हानि होगी। हमारा भाग्य अष्टम में आया, हमारे भाग्य की हानि होगी। तो सबसे पहले तीसरे, छठे और 8वें या किसी भी भाव का परिणाम सबसे पहले लग्न के ऊपर डाल देना है, लग्न को ही वो प्राप्त होना है, बाकी के विषयों को बाद में चर्चा करना है। तो उम्मीद करते हैं कि गुलाटी जी बाद में तो क्या कहते हैं, ये सारा जाएगा ही किसके ऊपर, आप लोगों को जाएगा डाउनलोड करने के लिए, वीडियो जाएगा तो वहाँ
डाउनलोड कर लेंगे। तो पहले तो ये समझ में आ गया। अब हम फिर से एक बारी क्वेश्चन को देखते हैं। बड़ा अच्छा अब तो ये त्रिक भावों में चला गया। अब कहते हैं त्रिक भावों के स्वामी के साथ। तो प्रश्न उन्होंने ना जम के 6 महीने तैयारी करके जो बनाए हैं, समझ गए। अब पहले त्रिक भाव में था, अब उसके स्वामी के साथ। अब उसके स्वामी के साथ कहाँ है? आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्रश्न पूछ दिया है कि द्वितीयेश और षष्ठेश है, द्वितीयेश और अष्टमेश है, द्वितीयेश और द्वादशेश है, या तृतीयेश और षष्ठेश है, तृतीयेश और अष्टमेश है, तृतीयेश और द्वादशेश है, एक साथ है। कहाँ है पता नहीं। पता है, आपको पता है। तो सबसे पहले क्या है ना कि हम हमेशा कहते हैं कि दिमाग में ना पार्ट बना दीजिए और अलग अलग पार्ट को अलग अलग काम दीजिए। उसी तरह से ज्योतिष में पार्ट बना दीजिए। हमको नहीं पता कि अष्टमेश के साथ द्वितीयेश है कि तृतीयेश है कि चतुर्थेश है कि पंचमेश है, कौन है, नहीं पता। हम भूल गए। हमको कोई दिक्कत नहीं है कि हम भूल भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहाँ बैठा है ये याद रख लेना है। और षष्ठेश के विषय में तो साहचर्य का नियम लागू नहीं होता, लेकिन अष्टमेश और क्या नाम कहते हैं, द्वादशेश के ऊपर साहचर्य का नियम लागू होता है। 8वां 12वां और दूसरे के ऊपर साहचर्य का नियम लागू होता है। तो वहां पे जाकर के हम लोग समझ लेंगे कि अगर ये क्लियर पता चल गया कि नहीं ये दुख स्थान का ही स्वामी कहलाएगा, ये लग्नेश का मित्र नहीं है, त्रिकोण के स्वामी, त्रिकोण में दूसरी राशि नहीं है और सूर्य चंद्रमा नहीं है, इतने लोगों को तो दोष ही नहीं लगता। अब बाकी आ जाते हैं कि युति है। युति है और कहाँ बैठा? 5वें में बैठा। तो फल किसका करने लगेगा? पंचम का। अब वो क्या फल करेगा? तो युतियों के फल को फिर अलग से समझें। पता नहीं आप लोग समझ पा रहे हैं? ओम प्रकाश जी समझ पा रहे हैं? एक लोगों से पूछना चाहते हैं। बिल्कुल 100% समझ पा रहे हैं सर, जो आप कह रहे हैं चलिए। बिल्कुल हम सुनना चाह रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा बिल्कुल। चलिए, तो अब हम लोगों को कंजंक्शन पूछ तो लिया है 6ठे 8वें 12वें के विषय में, लेकिन चूंकि उनको कंजंक्शन का आइडिया ही नहीं है, और हम लोग जो कंजंक्शन देखते हैं उसमें आइडिया लगाने के लिए हम तो YouTube पे भी डाले हुए हैं, लोग वहां से भी पढ़ेंगे तो लाभ हो जाएगा। तो हम इसको साधारण कंजंक्शन मानते हैं, समझ गए? एकदम कुछ मत मानिए, साधारण युति मानिए। इससे ज्यादा मानने की जरूरत है ही नहीं। क्लियर हो गया? अब अष्टमेश है और भाग्येश है। अब इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसकी युति है। अगर यहां लगा दें अष्टमेश और भाग्येश तो शनि और गुरु की युति। ये हो गया। मनोज मिश्रा जी म्यूट कीजिए। इस क्लास में डिस्टर्ब मत कीजिए। तो ये अब हमको क्या, पहले तो अष्टमेश और भाग्येश लग रहा था, अब शनि और गुरु आ गया। तो हमने कहा कि साधारण युति मान करके पहले आप चलिए। तो किसी भी युति के लिए पहला जो है
नैसर्गिक गुणों का जो है आदान प्रदान होगा। युति में एक दूसरे को अपना गुण आदान प्रदान करते हैं, चाहे वो कोई भी ग्रह हो। युति में क्या करते हैं? गुण का आदान प्रदान करते हैं। तो नैसर्गिक गुणों का आदान प्रदान कर सकते हैं। पहला तो ये हो गया। एक मिनट आप लोगों से। दूसरा हो गया काल पुरुष में स्वामित्व। काल पुरुष में क्या है कि गुरु 9वें का स्वामी है और शनि 10वें का स्वामी है या 11वें का स्वामी है, ऐसा हो जाएगा। क्लियर हो गया? और तब तीसरे नंबर पे लेंगे तात्कालिक युति, जो ये दिखा रहा है कि अष्टमेश और भाग्येश से। हम क्लास में हमेशा कहते रहते हैं कि भाई एक ही स्थिति अच्छा भी फल कर सकता है, बुरा भी फल कर सकता है। एक ही युति योग फल भी कर सकता है और कुयोग फल भी कर सकता है। तो अब क्या हो जाएगा? काल पुरुष में यदि गुरु और शनि को लेंगे तो बड़ा अच्छा हो गया, नवमेश और एकादशेश हो गया, इसको लाभ देना चाहिए। अब हमने कह दिया लाभ देना चाहिए। आप लोग शब्दों को समझिएगा। तो लाभ देना चाहिए तो लाभ स्थान में होना चाहिए, धन देना चाहिए तो धन स्थान में होना चाहिए, पराक्रम देना चाहिए तो पराक्रम स्थान में होना चाहिए। एकदम साफ, दिमाग में नहीं कुछ हटाना, नहीं कुछ ज्यादा जा रहा है हमारे दिमाग में, इतना ही जाएगा, इससे ज्यादा हम ले जाने का प्रयास नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम ले लेंगे। लेकिन अब अष्टमेश है। क्यों अष्टमेश है? क्योंकि इसकी दूसरी राशि एकादश में है, तो गुरु अच्छा नहीं। तो गुरु अच्छा नहीं, तो अब क्या करेगा कि अगर यहां बैठ गया शनि और गुरु, तो फल दे रहा है गुरु और आप सोच रहे हैं फल मिल रहा है शनि का। क्योंकि ये अष्टमेश है, यहां चतुर्थ में बैठ करके चतुर्थ का खराब फल गुरु दे रहा है। लेकिन आप क्या सोचते हैं? ये तो शनि फल दे रहा है। तो गुलाटी मारते रहिए गुलाटी जी की तरह, आप सोचते रहिए, है ना? तो बात को समझिए कि हम ये 12 राशियां, 12 भाव और 9 ग्रह, ये जीवन में इतने तर्कों में हम लोगों को डालता है, इसको अलग अलग निकालना मुश्किल होता है। ठीक है, दशा गुरु की है, रिजल्ट गुरु दे रहा है, रिजल्ट तीसरा कैसे देगा? हम खाना खाएंगे, पेट आपका थोड़ी भरेगा, पेट तो मेरा भरेगा। तो इसी तरह से जिसका दशा है, फल तो वही करेगा, दूसरा कैसे करेगा? तो ऐसे स्थिति में यहाँ गुरु ही फल करेगा और गुरु का ही फल हमको लगेगा कि वो निगेटिव है। तो अब क्या करेगा कि गुरु शनि के फल को भी दबाव में ले आएगा। ऐसा नहीं है कि ये शनि के फल को दबाव में नहीं लाएगा। दबाव में ले आएगा मतलब शनि यदि अशुभ कर रहा है तो गुरु, और वहां चूंकि अष्टमेश होने का स्वामित्व उसको प्राप्त है। अब आप समझिए तात्कालिक रूप से जो प्रभाव आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं। शनि तो अशुभ फल दे सकता है, अशुभ ग्रह है नैसर्गिक रूप से, जो आपको पहले हमने लिया हुआ है, दूसरे में लिया हुआ था कि ये वृद्धि करा सकता है, और तीसरे में अब अष्टमेश और नवमेश के फल को देख रहे हैं। तो चूंकि गुरु अष्टमेश हो गया, तो क्या शनि के ऊपर वो गलत प्रभाव नहीं डाल सकता है? डाल सकता है।
इथिक्स एक शब्द है, अभी कल से ज्यादा उसके बारे में सुने तो उसको समझने का प्रयास किए कि इथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा को जो है बाहर कर दिया, तो वही संसद में पास करके उसको सांसद सदस्यता से ही समाप्त कर दी गई। लेकिन कई जगह पे हमारा इथिक्स भी हमारे मॉरल के सामने, मॉरलिटी के सामने वो झूठा पड़ जाता है। एक उदाहरण आप लोगों को देना चाहेंगे। आजकल ना व्यापार हो गया है, एक आपको कोई जरूरत पड़ गया हॉस्पिटल का कि किडनी को ऑपरेट कराना है और ट्रांसप्लांट करना है, आप सबसे अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं, लोग कहता है कि उस हॉस्पिटल में चले जाइए, वहां आपका अच्छा इलाज होगा। वहां बताता है कि 15 लाख रुपया खर्च होगा, बाबू के तरह आपको रखेंगे, ठीक है ना, साफ सुथरे रजाई गद्दे मिलेंगे, एसी कमरा मिलेगा, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, और डॉक्टर हमारे पास ये फलाना 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 है। और दूसरे जगह 10 लाख रुपए में भी वही ट्रीटमेंट हो रहा है, सुख सुविधा भी वही मिलेगा, डॉक्टर भी एक्सपर्ट है, लेकिन उसका उतना नाम नहीं है, लेकिन डॉक्टर एक्सपर्ट है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो भी रोज ऑपरेशन कर रहा है। दोनों जगह सेल्स पर्सन बिठा रखे हैं, और जो जिसका नाम हो चुका है पुराना वाला, अब वहां वो डॉक्टर है नहीं, वो डॉक्टर सिर्फ खड़ा ही रहता है या निगरानी में रहता है, उसके चेले चपाटे वो ऑपरेशन करते हैं। ये उसको पता है, किसको? जो हमको समझा रहा है। तो इथिक्स क्या कहता है? हम यदि उसको नेचुरल वे में पूछें कि वहां 10 लाख लग रहा है, आपके यहाँ 15 लाख लग रहा है, आप हमको क्या सलाह देते हैं? तो कभी भी वो सलाह नहीं देगा कि आप 10 लाख वाले में जाइए। क्यों? क्योंकि वो उसका इथिक्स गलत हो जाएगा। लेकिन मॉरलिटी में वो जानता है कि इससे झूठ के हम 5 लाख रुपए ले रहे हैं, तो मॉरलिटी में क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं। तो कई जगह इथिक्स और मॉरलिटी में फर्क आता है, तो हम लोगों को उस फर्क को भी साफ साफ देखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब कि यहाँ गुरु गलत कर ही नहीं सकता, ये जो मन में बिठा के रखे हुए हैं, इसको बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है ना? मजबूरियां ऐसी होती हैं कि आदमी से गलत करवा देता है। तो उसी तरह से गुरु अब जब अष्टमेश हो गया है, तो उसकी मजबूरी है कि अब वो गलत करेगा, तो वो अपना प्रभाव शनि के ऊपर भी रख सकता है, और जब अब शनि का रिजल्ट आएगा तो वो ज्यादा खराब आने लगेगा। क्लियर हो गया? तो हमारे युतियों को, कोई भी तरह का युति हो, चाहे वो अष्टमेश के साथ होगा तो ये वाला रिजल्ट बोलेंगे, भाग्येश और एकादशेश का युति होगा तो अलग रिजल्ट बोलेंगे, वो तो आप लोगों को पता है। लेकिन युति जिस स्थान में घटित हो रहा है, उस स्थान के ऊपर क्या प्रभाव होगा, इस स्थान के ऊपर, इसका मतलब है कि गुरु यहाँ पर खराब फल देगा। गुरु 4th हाउस में बैठ करके अच्छा नहीं होगा, और ऐसे में कह दें कि बकरी हो जाए तो और खराब फल दे देगा। क्लियर हो गया? यहां तक आप लोगों के समझ में आ गया? तो साधारण कंजंक्शन को समझना है, इसमें विशेष बोध, और ये बोध होना, हमको ये बोध होना चाहिए कि ये अष्टमेश भी है, हमको ये बोध होना चाहिए कि ये काल पुरुष के पत्रिका में नवमेश भी है, हमको ये बोध होना चाहिए कि नैसर्गिक रूप से ये अच्छे फल भी देते हैं, ये बोध होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो यहां तक तो हम लोगों ने समझ लिया, आगे बढ़ लेते हैं। ग्रह पाप कर्तरी में हो, दृष्टि हो, ये सब है। अब बताते हैं, बहुत उदाहरण से समझिएगा, और इसी को याद रख लीजिएगा। सोचिएगा कि ज्योतिष नहीं पढ़ रहे थे, कोई जनरल क्लास था, उसको समझ रहे थे। कर्तरी जो है ना, आप उठना चाहते हैं, और बचपन में देखिएगा कि क्लास में बेंच पे यार दोस्त बैठे हुए हैं, आप खड़ा होना चाह रहे हैं कुछ बोलने के लिए, दोनों बगल से दोस्त हाथ पकड़ के बिठा दे रहा है,
फिर आप पूछना चाहते हैं, फिर उस दोस्त हाथ पकड़ के बिठा दे रहा है, आप झल्लाते रहते हो। उसको बोलना है, लेकिन नहीं, आप लोग क्या करते हो, बगल से आप लोग बदमाश हो, पड़ोसी बदमाश है, वो हाथ पकड़ के उसको बिठा देता है। ऐसा स्कूल में होता है, आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा। अगर जाना चाह रहा है उठ के, उसको दो लोग हाथ पकड़ के बिठा देगा। कहीं मान लीजिए बैठे हुए हैं, अब हम चलते हैं, नहीं नहीं जाना है, बैठो, अब हाथ पकड़ के बिठा देना। मतलब वो बीच में अब फंस गया है, वो करे क्या? जुआरी लोग होते हैं ना, जुआ में हार गया, जो हारा हुआ है, जो जीता गया जीत गया है, तो जो जीत गया वो चाहता है कि अब घर चले जाएं, जीत गए, रकम जेब में लिया, आप घर जाएं। जैसे उठना चाहता है, बगल वाला बैठो, नहीं जाना है, तब जीत लिए हो इसीलिए भागना चाहते हो, उसको बिठाता है, वो तो अलग बात है। लेकिन जनरल में भी आप लोग भी जानते हैं कि दो लोग जा रहे हैं, भाई साहब बैठो, अभी कहीं नहीं जाना है, अभी खाना है, पीना है, रहना है, जो भी करना है, लेकिन ज्यादा नहीं है, कोई काम नहीं करना। अरे हमको क्लास लेने जाना है, अरे क्लास तो रोज ही लेते हो, आज तो एंजॉय कर लो, ठीक है ना? तो वो क्या हुआ कि आपका काम खराब करा दिया। तो ये जो कर्तरी है ना, वो खुद कुछ नहीं करता, करने वाले को बाधित करता है। कर्तरी खुद कुछ नहीं करता, आप कुछ करना चाहते हैं, अच्छा आपके पास जितना बल है उतना करना चाहते हैं, लेकिन वो जो दोनों तरफ पापी प्लैनेट्स बैठा है, वो कुछ करने नहीं देगा, हाथ पकड़ के बिठा देगा, हो गया, बहुत हो गया, करना नहीं है तुमको। और वो लोग कुछ नहीं करेगा, वो आपको करने ही नहीं देगा कुछ। आप जो चाहेंगे रिजल्ट दे दें, वो रिजल्ट नहीं लेने देगा। दृष्टियों के ऊपर, पाप कर्तरी में बैठे ग्रहों के दृष्टियों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। दृष्टि डाल करके, अरे भाई तुम चले जाओ, हमको ये लोग जबरदस्ती बिठा रखा है, इशारा कर दिए तुम चले जाओ, तो वो तो जा ही सकता है ना। ड्राइवर को लेट हो रहा है, तुम गाड़ी छोड़ दो, चले जाओ, हम आ जाएंगे गाड़ी लेकर, हमको जबरदस्ती बिठा लिया है। अब उसके लाख काम खराब हो रहे हैं। तो काम खराब किसके हो रहे हैं? जो बीच में पड़ा है। काम खराब कौन कर रहा है? जो दोनों तरफ पड़ा है। लेकिन जो सामने है उसका काम खराब नहीं हो रहा है, उसको छुट्टी मिल गई, वो चला गया, उसको इशारा मिल गया, वो काम कर रहा है। तो कर्तरी का प्रभाव इसी तरह से आप लोगों को समझना है, ठीक है ना? उसी में एक शुभ भी बैठा है। अब यहाँ पे ये प्रश्न नहीं है, फिर भी आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। एक लोग शुभ उसमें आ गए तो क्या हो गया कि दो लोग हाथ पकड़ के बिठा रहा है, तीसरा बोलता है काहे के लिए हाथ पकड़ दो, अरे जाने दो, कुछ काम होगा इसीलिए तो बोल रहा है बेचारा, वो इससे ज्यादा बोल ही नहीं सकता। अगर दो शुभ ग्रह है, थोड़ा दोनों मिलके बलवान होगा तो कहेगा अरे नहीं नहीं जाने दो, कुछ करना चाहता है करके फिर आ जाएगा, कहाँ जाएगा? तो इसका मतलब है कि वो थोड़े काम कर सकता है। अगर दो शुभ ग्रह हैं, एक है तो वो ऐसे ही न्यूट्रलाइज हो जाएगा। दो शुभ ग्रह एक तरफ बैठे हैं और बाकी के अशुभ ग्रह दोनों तरफ बैठे हुए हैं, वो थोड़े काम कर सकता है, लेकिन फिर उसके बाद भी वो प्रभाव पाप कर्तरी का रहेगा। यहां तक आप लोगों ने समझ लिया। अब आ जाते हैं दृष्टि। तो दृष्टि का मतलब क्या है? देखना। तो देखने की बात आ रही है, तो हम देखेंगे तो हम अच्छा प्रभाव करेंगे या बुरा प्रभाव करेंगे? ये दो ही प्रभाव है, ठीक है? लेकिन बुरे प्रभाव में भी कई प्रकार के प्रभाव हैं और अच्छे प्रभाव में भी कई प्रकार के प्रभाव हैं। शुक्र चंद्रमा को देख रहा है तो अलग रिजल्ट होगा, और शुक्र मंगल को देख रहा है तो अलग रिजल्ट होगा। गुरु चंद्रमा को देख रहा है तो अलग रिजल्ट होगा, गुरु मंगल को देख रहा है तो अलग रिजल्ट होगा। शुभ ग्रह तो दोनों है।
और खाली घरों को देखता है, उसकी तो बाद में कभी चर्चा कर लेंगे। लेकिन शुक्र चंद्रमा को देखता है तो कामी बना देगा, वो मन से काम वासना के विषय में सोचेगा। और वही मंगल को अगर देख रहा है तो वहां भी कामी बनाएगा, लेकिन वो अपने काम वासना को पूरा करने के लिए तत्पर हो रहेगा। ये फर्क हो जाएगा, क्योंकि जिस ग्रह को देखा जा रहा है, काम तो वो अपने कर्म के हिसाब से करेगा ना। चंद्रमा मन का कारक है, मन से कामी हो गया, वो उसको कोई ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, वो ताकत लगा ही नहीं सकता, वो सिर्फ सोच सकता है, विचार सकता है। लेकिन वही कामना परक शुक्र यदि मंगल को देख लेता है तो मंगल तो पावरफुल प्लैनेट है, वो उसके लिए प्रयासरत करने लगेगा, चाहे सही दिशा में हो या गलत दिशा में हो, वो उसको प्रयास करने लगेगा। अब सही दिशा में है, गलत दिशा में है, वो स्थिति के ऊपर निर्भर करेगा, वो सब आप लोग अलग से समझिएगा। कहते हैं ना, मंगल हो तो 2 शादियां होती हैं, कई अफेयर होते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। ये किसी स्थिति में नहीं होता और किसी स्थिति में बहुत अधिक होता है। तो सिर्फ युतियों से नहीं होता, दृष्टियों से भी होता है। अब गुरु देखेगा चंद्रमा को तो अलग फल होगा, और गुरु देखेगा मंगल को तो अलग फल होगा। गुरु चंद्रमा को देखेगा तो अध्यात्म चिंतन करेगा, मनन करेगा, मेडिटेशन करेगा। और गुरु मंगल को देखेगा तो तार्किक हो जाएगा, दार्शनिक हो जाएगा। चंद्रमा को देखेगा तो आध्यात्मिक हो जाएगा, और गुरु मंगल को देखेगा तो ये दार्शनिक हो जाएगा। ये फर्क है। गुरु ने देखा, देखने वाला एक ही ग्रह है, वो है गुरु, लेकिन उसने चंद्रमा को देखा तो तार्किक बनाया, धार्मिक बना दिया, आध्यात्मिक बना दिया, और मंगल को देखा तो दार्शनिक बना दिया। कितना फर्क हो गया ना दृष्टि में। ये तो शुभ ग्रहों की दृष्टियां हो गई। आप लोग हमारे संवाद को शायद समझ पा रहे होंगे। अब आ जाते हैं कि मंगल और शनि देखता है। ये 2 अशुभ ग्रह हैं, मंगल और शनि देखता है। किसी भी ग्रह को देख रहा है, मान लीजिए सूर्य को शनि देखता है, तो शनि भी सेपरेटिव इफेक्ट रखता, और शनि पापत्व अधिक रखता। अर्थात सूर्य अनुशासित और ईमानदार है, उसकी ईमानदारी और अनुशासन के ऊपर बट्टा लगा देगा शनि की दृष्टि। इसका मतलब है अब वो ईमानदार नहीं बचा, वो बेईमान रहेगा। अगर सरकारी पदों पे है या मंत्रालय में है या कहीं भी है, वो घूस कमाएगा, 2 नंबर की पैसे कमाएगा। और अब मंगल सूर्य को देख रहा है, तो मंगल क्या करेगा? एक तो पहले से ही सूर्य जो है तो तेज बोलने वाला है, बहुत अनुशासन प्रिय है। अब वो और ज्यादा कड़क हो जाएगा, और ज्यादा फोर्स उसके अंदर आ जाएगा, अनुशासन की पराकाष्ठा हो जाएगी। आपके बगल में आपकी पत्नी, आपके बच्चे भी सोचेंगे कि मेरे पिताजी कैसे हो गए। आप जहां काम करते हैं वहां लोग सोचेंगे कि एक पागल आदमी आ गया है ऑफिस में, इतना कड़ा है, इतना अनुशासन प्रिय है। तो ये फोर्स पैदा कर देगा उसको, उसके अंदर जो गुण था उसमें और ताकत पैदा कर देगा। उसकी वजह से वो बुरा परिणाम देने लगेगा। 10:02 हो गया, हाजिरी रजिस्टर ले आओ, सब में एब्सेंट लगा दिए, अपने 9:30 बजे ही आकर के बैठ गए हैं और इंतजार कर रहे हैं 6:30 बजेगा तब हम उठेंगे, जबकि 6 बजे सब लोग ऑफिस छोड़ने लगते हैं। तो देखते हैं कौन पहले निकलता है, कौन पीछे निकलता है। तो ये जो दृष्टियों में फर्क होता है ना, इससे रिजल्ट के ऊपर असर पड़ता है। हमको उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो कर्तरी समझ लिया, दृष्टि समझ लिया, और खाली घरों के दृष्टियों के ऊपर इम्पैक्ट को सिर्फ यही समझिए कि उस भाव को एक्टिव कर देगा
भाव में जैसा भी फल होना है वो फल होगा। फल में के फल के गुणों में दृष्टि देने वाले ग्रह का गुण दिखाई देगा। एक साधारण भाषा में आज इतना आप लोगों को बताते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। स्पेशल क्लास हमारे चिल्लाने के लिए है और कुछ ही चीज के लिए नहीं है। अगर आप लोगों के मन में छोटे छोटे प्रश्न आ रहे हो तो ज्यादा मत पूछिएगा, ठीक है ना। अगले महीने में पक्का स्पेशल क्लास लेंगे। हमको जब आप लोगों के साथ जुड़ते हैं ना तो अच्छा लगता है। और बहुत अच्छा हुआ क्लास सर, थैंक यू। तो जी ये साथ में अब YouTube का लिंक भी भेज दीजिए, क्योंकि अभी आज का दिन में 100 के ऊपर हो गया है ना, इसलिए YouTube का लिंक भी आपने भेजा तो मोर देन 100 वो भी यू लिंक में YouTube में पार्टिसिपेट कर सकता है। इनका कुछ चाहिए तो क्वेश्चन भी पूछ कर सकता है YouTube से। वो इसलिए नहीं YouTube पता है हमको। अच्छा ये वो सॉफ्टवेयर पता करेंगे तब आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। आज 100 तक टप गया था, इसका मतलब कि 2-4 लोग बाहर प्रतीक्षा जरूर कर रहे होंगे। कोई बात नहीं, ये सबको वीडियो तो चला ही जाएगा। हम अपने तरफ से प्रयास किए कि आप लोगों का क्लास अच्छा चले। तो थोड़ा प्रश्न है, मधु कपूर जी बताइए। जो गुरुजी। पढ़ाया इससे प्रश्न मत कीजिएगा, अलग से कुछ कुछ अगर दिक्कत हो तो वो पूछ लीजिए। हाँ नहीं, अलग से ही है। हम ये पूछ रहे थे कि जैसे हम चार्ट देख रहे थे, उसके सेकंड, सिक्स्थ, एट्थ और 12th हाउस में प्लैनेट्स हैं। तो सेकंड हाउस को छोड़ के 6, 8 और 12 में पाप प्लैनेट है। तो उसका फर्स्ट शादी में तो डिवोर्स हो गया, अब वो सेकंड शादी का सोच रही है। तो आपने कहा था कि 9th हाउस देखें और 12th हाउस देखें। तो 9th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड तो अच्छे बैठे हैं, लेकिन क्योंकि उसके सेकंड, सिक्स, 8, 12 में प्लैनेट है, तो उसको फिर इसलिए कैसे देखेंगे कि सेकंड। जीवन में संघर्ष रहेगा। शादी करने दीजिए। अगर 9th और 12th अच्छा है तो शादी करने दीजिए। हाँ बोल दीजिए शादी करने के लिए। और गुरुजी उसका जैसे उसका वर्गो लगन है, नंबर 6 राशि है। और हम देख रहे थे जुपिटर और वीनस तो सेकंड हाउस में बैठे हैं, लेकिन पीड़ित है। जगह अच्छी है, पीड़ित है। तो उससे हमने ये भी पता चला कि उसकी जैसे पहली शादी हुई तो डॉक्टर से हुई, पैसा था, लेकिन शादी चली नहीं। वो उसका हमें ये पता चला कि सेकंड हाउस में बैठे हैं, पैसा तो मिला, लेकिन शादी में प्रॉब्लम रही। चलिए ये कोई हमने बात नहीं, उससे इसको सीखा। डिटेल के लिए ये मेल कर दीजिएगा ना, उस पर देख लेंगे। कि जन्म कुंडली मेल कर दें गुरुजी? हाँ मेल कर दीजिएगा, देख। ओके, क्योंकि हमने टैरो भी निकाला था, टैरो ठीक ठीक बता रहा है, तो फिर वो सेकंड हाँ शादी के टैरो लिए अच्छा हमें पूछ। बताता है। प्रश्न ओके, पूछने के थैंक यू। लिए टैरो से पूछें, अच्छा बताता है। हाँ, हाँ टैरो ने राकेश। वैसे टैरो ने इतना अच्छा नहीं रिजल्ट दिया, तो अब हम सोच रहे थे उसको क्या बोले। हाँ, ओके, टैरो थैंक यू ने नहीं गुरुजी। अच्छा रिजल्ट दिया तो फिर कुछ बोला ही नहीं जा सकता। राकेश शर्मा जी। प्रणाम गुरुजी। जी बोलिए। गुरुजी आपने युति और दृष्टि का बताया, अगर ग्रह अस्त होता है तब जातक की पर्सनैलिटी पे क्या फर्क पड़ता है? अब अस्त वाला लिख दीजिएगा मेल पे, उसके पे जवाब चला जाएगा। जी ठीक है सर, ठीक। निरुपमा शर्मा जी। नमस्कार सर जी। सर आपने अभी बताया था ना, जैसे पंचमेश भी हो, जैसे कन्या लग्न में पंचमेश भी है और षष्टेश भी होकर अष्टमेश में हो गया, नीच का भी हो गया, वक्रीय भी हो गया, उस भाव का कारक भी हो गया शनि, और विपरीत राजयोग में भी हो गया, तो उसको हम कैसे समझेंगे? बहुत दिक्कत के बाद थोड़े बहुत अच्छे समय हम देख पाएंगे उसकी दशाओं में। मतलब अगर कोई ग्रह नीच का होकर वक्री हो जाता है तो और प्रॉब्लम करेगा ना? नीच का होकर वक्री होना हम सिर्फ नहीं कह रहे हैं, वो आपने कहा ना अष्टम में है। जी जी। तो हमने अभी बताया ना कि ये देखो ना कि वो है कहाँ पहले। वो पंचमे से षष्ठे से ये मैं भूल गया, वो अष्टम में है ये मुझे याद रहा। अब वो बकरी हो गया ये मुझे याद रहा, उसको अशुभ ग्रह देख रहा है ये मुझे याद रहा, और विपरीत राजयोग है ये मुझे याद रहा। तो विपरीत राजयोग है
तो बड़े परिश्रम के बाद थोड़ा बहुत अच्छा समय देखने के लिए मिलेगा। कब? जब उसकी दशा अंतर्दशा होगी तब। पर सर अगर वो एक ही मतलब शनि अकेला बैठा है तो उस भाव का नाश भी करेगा क्या वो? अकेला बैठा है तो फलों जी। की कमी करेगा, नाश करेगा ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है। और किस तरीके की कमी हो जाएगी? जैसे शिक्षा में हो अब सकती वो है? उसके लिए शिक्षा में भी हो सकती है, स्वास्थ्य में भी हो सकता है, ठीक है ना। जी जी। आशुतोष प्रधान जी शायद। गुरुजी मेरा 2-3 छोटे छोटे प्रश्न है। जैसे कि आपने बताया था लघु पराशरी में राहु और केतु अगर केंद्र त्रिकोण की स्वामी के साथ केंद्र व त्रिकोण में बैठते हैं तो राजयोग होता है। लेकिन गुरुजी वो किसके दशा अंतर्दशा में, राहु के दशा अंतर्दशा में या वो जिस भाव दोनों इसके साथ दोनों ग्रह राजयोगों में दोनों शामिल हो गया तो दोनों के दशा अंतर्दशा में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है गुरुजी। और गुरुजी जैसे कि हमारा मीन लग्न और हमारा सिंह लग्न में सूर्य चंद्रमा 6 और 12 का लॉर्ड होते हैं, लेकिन दोनों लग्नेश का स्वामी मतलब फ्रेंड होते हैं। तो उस केस में हम लोग कैसे विचार करें? तो हमने जो बताया जहाँ गया उस स्थान को ज्यादा फोकस कीजिए। मतलब षष्ठेश और द्वादशेश का इफेक्ट रखेंगे क्या? क्योंकि वो बिल्कुल उसका इफेक्ट मान करके चलेंगे, लेकिन जहाँ गया रिजल्ट उसका करेगा, उसके रिजल्ट के ऊपर ऊपर नीचे आना होगा। ठीक है गुरुजी। सुदर्शन मतलब यहाँ कोटा पे जी। जो और एक छोटा क्वेश्चन था गुरुजी। हाँ बोलिए। धनु लग्न में गुरुजी जैसे कि मंगल अगर 12th में गया है तो उसमें कैसे हम लोग बोलेंगे कि फिफ्थ लॉर्ड अगर 12th में जाता है तो बुरा होता है, लेकिन यहाँ पे मूल त्रिकोण राशि नहीं, मूल त्रिकोण नहीं है, उसका खुद का राशि में गया हुआ है। देखिए नहीं मामू से काना मामू यही बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में, ठीक है ना। तो मंगल उसी पोजीशन में है, अपने घर में है लेकिन 12वें में है, पंचमेश बहुत होके अच्छा 12 में। नहीं कहेंगे, समझ गए। ठीक है गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। सुदर्शन कोटा जी। गुरुजी एक सिंपल क्वेश्चन है, द्वादश भाव अगर पाप कर्तरी में हो तो उसकी व्याख्या कैसे करेंगे? यह कि द्वादश भाव में शुक्र बैठे हैं और गुरु की दृष्टि में प्राप्त है, तो इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? आप खुद करके भेजिए, हम उसको देख लेंगे, ठीक है ना। आज जो बताया उसके बाद अब व्याख्या हो, बगल वाला काम द्वादश का काम करने नहीं देगा। द्वादश के ही काम को करने के लिए न द्वादश में बैठा ग्रह उठेगा, तो द्वादश का काम करने नहीं देगा। तो पहले इसी को मन में रख करके आप व्याख्या बना करके भेजिए को कुंडली के साथ, तो या डेट ऑफ बर्थ के साथ, तो उसको देख लेंगे। बाकी अनेजा कम शब्दों में प्रश्न पूछना है। गुरुजी आपने जो एक अष्टमेश और गुरु और उसका एग्जाम्पल बताया था, तो गुरुजी बस ये बताइए कि इसमें हम वो ए ग्रुप और बी ग्रुप को प्रधानता नहीं देंगे? वो तो हमने ले ही लिया, नैसर्गिक में शुभता अशुभता शत्रुता मित्रता सब आ जाता है। ठीक है गुरुजी। और एक प्रश्न और था गुरुजी कि 6, 8, 12 आपने बताया था कि खाली होने चाहिए, तो सेकंड को क्यों माना है गुरुजी? सेकंड मार्क के प्रबल मारक होता है, अभी मारक पढ़ाया नहीं तुमको, अभी पढ़ाने दो। ठीक है गुरुजी, ठीक है, कुमार धन्यवाद। प्रवीण जी हो जाए तो हाथ नीचे गुरुजी कर लेना, आशुतोष प्रधान गुरुजी जी और प्रणाम। कुमार जी। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी स्पेशल क्लास के थ्रू हमें एनलाइटन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी जैसे आपने संबंध बताए थे 4 प्रकार के, दृष्टि, युति, परिवर्तन तथा स्थिति एवं दृष्टि। तो गुरुजी फल दीपिका में लिखा हुआ था अगर ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण में हो तो भी संबंध में कहलाए जाएंगे। तो गुरुजी वो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कृपा करें। वो द्विपाद दृष्टि के कारण संबंध में कहलाता ओके है। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। ये मेडिकल में जाएंगे के बाद, आप तो मेडिकल में है प्रवीण जी? जी जी गुरुजी समझिए, हाँ, अधिपाद की दोनों की तो 5वीं 9वीं दृष्टि आएगी तो इस वजह से होगा जी। बिल्कुल। रूबी शर्मा जी। हाँ गुरुजी, मेरे एक प्रश्न है कि कन्या लग्न, ये कर्क लग्न की जातिका का एक चार्ट है जिसमें सप्तम में शनि रेट्रो होके बैठा हुआ है, तो वो वहां पर तो शनि उच्च हो जाता है, लेकिन अभी शनि की महादशा और शनि की अंतर्दशा चल रही है, और जातिका अपने पति से बहुत ज्यादा परेशान है, मतलब पति जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिव है और उसको बहुत ज्यादा परेशान करता है, माने उसको लाइफ को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो क्या इसका ये डिवोर्स हो सकता है, क्योंकि वो मूल त्रिकोण तो 11वें भाव का आएगा ना, मतलब अष्टम का, मतलब एनर्जी लेके अष्टम सप्तम का में मूल बैठा है। त्रिकोण है तो अष्टम का एनर्जी रहेगा ही रहेगा।
बाकी का एक तो अष्टम का एनर्जी ऊपर से वक्री हो गया, हाँ तो चाहे वो अपने भी राशि में क्यों ना हो, वो तो अपना फल करेगा ही। अब उसके बाद अन्य उसके उस जातिका के पत्रिका में गुरु को अच्छे तरह से पढ़ सेकेंड लीजिए। हाउस में बैठा हुआ है गुरुजी, यानी कि अपने मतलब वो सप्तम से तो वो अष्टम में बैठा हुआ है। सप्तम से अष्टम में और ग्रहों की दृष्टि वगैरह चेक कर लीजिए। नवांश पत्रिका में लगन कौन सा बना वो चेक कर लीजिए, क्योंकि नॉर्मली ऐसे राहु बहुत की अच्छा दृष्टि नहीं भी दिखाई दे है रहा। गुरुजी, राहु की दृष्टि भी है गुरु पर, तो इसीलिए मुझे ये पता लगाना है कि ये शादी में मतलब कुछ विच्छेद भी हो सकता है क्या, हो सकता क्योंकि है, शादी में राहु विच्छेद तो हो सकता छठे में बैठा हुआ है। है, शादी में विच्छेद हो सकता है। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। नरेश जी। नरेश जी। हेलो सर, नमस्ते। 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 सर, जो कर्तरी वाली स्थिति है, कर्तरी में हम नैसर्गिक स्थिति पकड़ेंगे प्लैनेट की, जैसे मंगल, सूर्य, शनि, राहु, केतु नैसर्गिक रूप से अशुभ हैं, या कई बार जब केंद्रीय भावों के स्वामी हो जाते हैं, तो क्या हम उसको कंसिडर करेंगे या नैसर्गिक स्थिति को कंसिडर करेंगे? सिर्फ और सिर्फ नैसर्गिक कंसिडर करना है। थैंक यू सर। सूर्य प्रताप सिंह जी। राम गुरुजी। गुरुजी, एक बेसिक प्रश्न है, द्वितीय भाव जो है सप्तम भाव से ज्यादा प्रबल मारक क्यों है? वो आप आगे पढ़ लेंगे, अभी आपके कोर्स में नहीं आया है। अच्छा गुरुजी, एक दूसरा प्रश्न भी है। जैसे आपने होमवर्क दिया था सुदर्शन चक्र के लिए, तो सुदर्शन चक्र में वैसे एक शुभ वर्ग और अशुभ वर्ग जो दो शब्द हैं, ये समझ नहीं आया। ये भी शुभ किसी वर्ग वीडियो में? मतलब गुरु शुक्र के वर्गों में जाना, गुरु शुक्र के राशि के वर्गों में जाना, उसको शुभ वर्ग बोलते हैं, और मंगल शनि के राशि में जाने को अशुभ वर्ग कहते हैं। अच्छा ठीक है गुरुजी, बस यही प्रश्न था। राजीव कुमार जी। गुरुजी, ट्विंस के लिए जैसे आपने लाइव क्लास में बताया था, वो उसके नोट्स बना रहा था आज मैं कुछ, तो उसमें एक प्रश्न ये है कि लेट से कि जो आपने कहा कि सेकंड चाइल्ड के लिए हम D9 के लगन को भी ले लें, अगर चंद्र लगन और लगन D1 का लगन सेम है, बट अगर वहां पर भी वो भी सेम आए, उस केस में क्या करेंगे? नवांश पत्रिका के लग्न को लेंगे। नहीं, नमाज पत्रिका का भी अगर उनका उनमें चेंज नहीं है, देन इतना किसको तो ले? होता नहीं है, बाकी इसके बाद हमको नहीं पता है, हम और इतना ही जानते हैं। और अब जब आजकल कई, नवांश पत्रिका भी सेम हो गया तो फिर क्या करेंगे, ये हमको जानकारी में नहीं है। और अभी कई जगह देखा है कि 3-3 बच्चे हो रहे हैं, तो उसको कैसे देखेंगे फिर? तो लग्न चंद्रमा और नवांश से देख लेंगे। जी। ये कुछ अपवाद मान करके चलिए, जिसका जवाब जरूरी नहीं है कि मिल जाना चाहिए, समझ रहे जी हैं। सर। कुछ जी एक सर। चीज ऐसे होंगे क्योंकि हमारे ग्रंथों के साथ अत्याचार भी तो बहुत हुआ। नीलम कुमार जी। जी सर, थैंक यू सर। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन जो अभी आपने बताया कि जैसे शनि और अष्टमेश गुरु की अगर युति हो जाए तो गुरु शनि के उस पे और ज्यादा प्रभाव बुरे कर देगा, तो वो शनि की दशा में भी करेगा या गुरु बिना शनि की, मतलब गुरु अपनी ही दशा में करेगा या शनि की दशा में भी गुरु बुरे प्रभाव करेगा युति की शनि की वजह से? दशाओं में भी उसका प्रभाव होगा। ओके, थैंक यू गुरु। साथ में बैठा है ना, आपके साथ में जो रहेगा वो खुद भी शराब पिएगा और आपको भी कहेगा अरे पी लो भाई, क्या दिक्कत है, आज मौसम ठंडा है, आज पीने में कोई परेशानी नहीं। ठीक है ना। थैंक यू। शीला जी। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। आज की क्लास से बहुत फायदा हुआ। गुरुजी, जब राहु केतु अकेले अकेले बैठे हैं 6, 8, 12 में, तो उनको भी भावेश के साथ भावेश के जैसा माने या नैसर्गिक ग्रह मानकर ही फल को समझे? नैसर्गिक ग्रह मानकर फल को समझे। छठे 8वें 12वें में, छठे में ठीक है, 8वें 12वें में राहु केतु अच्छा नहीं होता। जी, थैंक यू गुरुजी। रवि कुमार जी। मेरा कंजंक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन है। आपने बताया है संगत से गुण आत है, संगत संगत से गुण जात। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए सिंह लग्न की पत्रिका है और उसमें गुरु शनि और मंगल साथ में है, तो गुरु और मंगल राजयोग बना रहे हैं, योग कारक है, और शनि साथ में है, तो अब शनि अच्छा फल करेंगे, मतलब
राजयोग कारक ग्रहों के साथ बैठ के अच्छा करेंगे या खराब करेंगे सर यहाँ पे? शनि षष्ठेश और सप्तमेश होता है, सप्तमेश भी है, यस सर। और मूल त्रिकोण सप्तम में होता है, ठीक है। तो कभी मैक्सिमम वो सप्तम के प्रभाव को लेकर के अच्छा ही फल करेगा, लेकिन चूंकि शनि नैसर्गिक रूप से भी रोग आदि देने वाला ग्रह होता है और यहाँ षष्ठेश भी है, तो अन्य फलों के अपेक्षा यहाँ रोग की संभावना बढ़ाएगा। ठीक है, जी सर, मनोज धन्यवाद। बताओ। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, किसी भी जातक का जीवन साथी उससे उम्र में बड़ा होगा या छोटा होगा, तो इसे कैसे समझेंगे? किस ग्रह से समझेंगे, छोटे को या बड़े को ही? बुध वगैरह होता है तो हम कहते हैं कि थोड़े से कुमार अवस्था वाले बच्चे वाले, और सूर्य होने से कहते हैं कि थोड़े वृद्ध टाइप। तो सूर्य से बाकी आगे क्लास में कभी लेने का प्रयास करेंगे। जी, क्योंकि सूर्य अभी हमने सप्तम में हो, सूर्य सप्तम में हो तो जी अपने से बड़े उम्र की लड़की से शादी हो सकती है, ऐसा बहुत देखा गया है। और बुध सप्तम में हो, अकेला अगर हो जाए, सूर्य का साथ छूट जाए, तो हो सकता है कि कम उम्र की लड़की के साथ शादी हो। तो गुरुजी, इसमें गुरु या शनि का कुछ तो दृष्टि युति इनका प्रभाव तो नहीं रहेगा? इसका ज्यादा प्रभाव नहीं बताया गया है। अच्छा, क्योंकि अभी हमने गुरुजी एक पत्रिका देखा था, बता देते हैं, बेमेल शादी के लिए शनि की दृष्टि और राहु का प्रभाव बताया गया है। जी बेमेल शादी में ऊंचा नीचा, हाइट में ऊपर नीचे, गोरे काले, दुबले मोटे, और उम्र का भी ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना। जिसको जी बेमेल शादी कहते हैं, मतलब राम सीता जैसी जोड़ी नहीं हो। लड़का बहुत लंबा हो, लड़की छोटी हो, या लड़की बहुत लंबी हो, लड़का छोटा हो, लड़का काला हो, लड़की गोरी हो, उम्र में जी भी अंतर आता है। ये शनि और राहु के प्रभाव के कारण से हो सकता है। जी गुरुजी, सुरेश प्रणाम गुरु। भारद्वाज जी, प्रणाम प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, एक वृश्चिक लगन की पत्रिका है, उसमें शुक्र दूसरे भाव में बैठे हैं, बुध और मंगल गुरुजी लगन में बैठे हुए हैं, राहु और सूर्य द्वादश भाव में है। जो दशा है, महादशा है गुरुजी, वो शुक्र की चल रही है। अंतर दशा फिलहाल मंगल की चल रही है, तो मंगल अष्टम को एक्टिव कर रहा है। तो क्या ये गुरुजी एक्सीडेंट, चोट चपेट दे सकता है? मंगल की दशाओं को सावधानी से निकालना चाहिए, बाकी आपको ध्यान देना है क्या करना है। उसके बाद गुरुजी राहु की दशाएं आएंगी। जो राहु 12th में बैठा है सूर्य के साथ, तो वो एक्टिव करेगा गुरुजी 6th और 8th को, और 12th में बैठा है तो ऐसे उस स्थिति में सावधानी बताने की जरूरत है। अच्छा, ठीक। तो थोड़ा बहुत महामृत्युंजय आदि का जप वप कर लेना चाहिए। अच्छा गुरुजी, रीता सिंह उनको जी। गुरुजी एक मिनट, इसमें जो महामृत्युंजय का जप है उसकी जगह है, जैसे कोई दूसरा पाठ वगैरह करे शिव जी के, रुद्राष्टक के दूसरे, तो क्या वो प्रभाव देंगे? सबका प्रभाव होता है, कुछ तो करें। ठीक है गुरु, ठीक, धन्यवाद गुरु। रीता सिंह जी। गुरुजी, जैसा आपने बताया कि 6, 8, 12 भाव खाली हो तो अच्छा है, तो अगर सेकंड भाव में शुभ ग्रह हो तो भी वो ठीक नहीं रहेगा? आज जैसे ठीक है, बताया हमने कहा कि खाली ना हो तो शुभ ग्रह हो। शुभ ग्रह होने से चले, ठीक है। हाँ ठीक। जी ठीक। सुषमा शर्मा जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार, क्या हाल चाल है? गुरुजी बस बढ़िया है। ऐसा सर, एक वृश्चिक लगन की कुंडली में सप्तमेश शुक्र शनि के साथ तृतीय भाव में बैठा हुआ है। शनि अपनी राशि में है और सप्तम में केतु है। जैसे शादी में लेट 32 साल के हो जाएंगे, शादी अभी नहीं हुई है, तो ये क्या केतु और शनि का प्रभाव रहेगा या वो कैसी शादी रहेगी कुछ? ठीक है, मंगल और चंद्रमा का दृष्टि है शुक्र शनि के साथ, हम शुक्र समझ शनि के गए। ऊपर। शनि की दृष्टि चूंकि पंचम स्थान के ऊपर है, इसीलिए डिले मैरिज कराना चाहता है। जी ठीक है ना। हाँ जी। तो गुरु यदि साफ सुथरा होगा, मतलब गुरु के ऊपर यदि गुरु की दृष्टि है सप्तमेश और शनि के ऊपर, तो शादी हो जानी चाहिए। शादी तो होगी ना। और दूसरा सर, इनकी मैरिज लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब लगती है, क्योंकि उधर से मंगल की दृष्टि है, शनि और शुक्र को लोग अच्छा नहीं मानते इकट्ठे, ऐसा भी है ना सर? ना, ऐसा कुछ नहीं है, इकट्ठे अच्छा मानना है। अच्छा, दशाओं बैलेंस में रहता है। दशा अंतर दशाओं में अच्छा नहीं मानते।
सर दशा केतु की शुक्र दशा चल रही, सप्तम भाव में ना केतु बैठा हुआ है। शुक्र की महादशा में शनि की और शनि की महादशा में शुक्र की दशा को बहुत अच्छा नहीं मानते, बाकी सब ठीक अच्छा, वैसे ठीक रहते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं है। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। करण ठीक जी सर, मैं भी यही पूछना था थोड़ा सा। मैंने वैसे क्वेश्चन में भी डाला हुआ है, उसमें चलो कोई डाला था, मैंने कहा आपसे पूछूंगी, चलो मौका मिल गया तो मैंने कहा पूछ ही लेती हूँ। कोई बात नहीं। करण जी थैंक यू। खुश गुरुजी। आशीर्वाद बताइए। गुरुजी, अगर किसी का पंचम हाउस बहुत पीड़ित है और वो संतान गोद लेना चाहते हैं, तो आपने सिखाया था उसके लिए हमें छठे हाउस को देखना होता है। जी तो हमें छठा हाउस और गुरु देखना है, क्या इसके अलावा और भी कुछ देखना है? ना ना यही बहुत है, छठा हाउस गुरु देखिए ना, इसी से काम तो चल जाएगा। गुरुजी, पुराने समय पर छठा हाउस हम इसलिए लेते थे कि लोग अपने रिश्तेदारों से बेबी वगैरह लेते थे, मगर आज तो जी आदमी हाँ कहीं से भी ले लेता है, तो फिर जी खाली जी छठा ही क्यों देखेंगे? भाई हमें पंचम का सुख भी देखना चाहिए और भी कुछ देखना चाहिए। वो सब आप देखिए, लेकिन दत्तक पुत्र के लिए छठे का महत्व अधिक है। नहीं, छठे का तो हुआ ना, पुराने टाइम पे लोग अपने मम्मी से, भाई से, दोस्तों से, किसी से करते थे। ज्यादा ज्यादा जो अडॉप्शन था ना वो मैके के परिवार से होता था, तो मैके का परिवार भी चतुर्थ से तीसरा मैके का ही परिवार हो गया ना, इसीलिए मामा छठे को पक्ष हो देखा। गया, इसीलिए छठे को देखना पड़ा। मगर आजकल तो आदमी कहीं से भी ले लेता है। तो नियम तो यही है, बाकी अनाथालय के लिए कौन सा हाउस लेना चाहिए, हम दिमाग लगा के रखेंगे तो आपको बता देंगे। जी धन्यवाद गुरुजी, बस यही जानना चाहता था। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। पता नहीं, आप लोगों का 1.5 घंटे से ज्यादा का समय मैंने लिया, अच्छा लगा कि नहीं? हाँ मिली, बताओ क्या प्रश्न है। सर शनि मंगल को देखेगा और मंगल शनि को देखेगा, तो इसमें हम क्या रिजल्ट बताएंगे? क्या वो काम करने में उसको प्रॉब्लम होगी क्या? अब ये कहाँ बैठा, कहाँ देख रहा है, कहाँ का स्वामी है, इतना लेना पड़ेगा, बाकी सर कोई एक्वेरियस बात लगन है, तीसरे एक में मंगल है, छठे में शनि है। कोई बात नहीं। तो शनि मंगल को देख रहा है और मंगल शनि को देख रहा है, तो दोनों की, मंगल की जब दशा आएगी तो वो शनि डिस्टर्ब करेगा, और शनि की जब दशा आएगी तो मंगल डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, चलिए अगले क्लास का तिथि निश्चय करेंगे और जरूर कोशिश करेंगे कि आए। हमको लगता है कि 12 क्लास की जगह 5-6 क्लास ही साल में ले पाते हैं। बहुत ज्ञानवर्धक तो गुरुजी। ऐसे ही आप लोग अपना अपना ध्यान रखिएगा। प्रणाम गुरुजी। आज गुरुजी। इतना ही। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी।